चलिए स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से कमेंट करो। गुड गुड आफ्टरनून सरिता। आवाज क्लियर है? वीडियो दिख रही है साफ? चलिए, हम अपना यूपीएपीओ के लेकर ये जो पुलिस एक्ट हम पहले कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसी को थोड़ा रैपिड रिवीजन टाइप ऑफ हम करेंगे, क्योंकि हर एक चीज अब आपको समझाने की मुझे जरूरत है नहीं। जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी वो कवर हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देनी है। स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट का जो पैरा 2 है उसमें क्या इंक्लूड है आपका पुलिस, ये याद रखना। यूनियन लिस्ट में जो आपका 80 नंबर की जो लिस्ट है वहां पे क्या इंक्लूड है, एक्सटेंशन ऑफ द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स बिलोंगिंग टू एनी स्टेट और टू एनी एरिया और रेलवे पुलिस, ठीक है। तो ये दो लिस्ट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका डिप्लॉयमेंट, यानी कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए किसी राज्य में संघ की किसी सशस्त्र बल की तैनाती। तो तैनाती कहां होगी, ये भी आपकी यूनियन लिस्ट में 2A में होती है, ठीक। आर्टिकल वैसे आपको 312 क्लॉज नंबर 2 पता ही होगा, जहां में बोला गया है इंडियन पुलिस सर्विस इज ट्रेन रिक्रूट एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सर्विस आल्सो डिप्लॉयड बाय द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि आर्टिकल 312 में एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं लिखे हैं, बट 312 कहीं ना कहीं इन चीजों को क्या करता है अपने, मतलब जो प्रावधान है आईएएस और आईपीएस पे वो 312 के अंतर्गत, मतलब 312 के क्लॉज नंबर 2 के अंतर्गत लागू होते हैं। अब देखो, मैं हर एक चीज डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, जो हम जब अपनी क्लास स्टार्ट करी थी पहली पुलिस एक्ट की, जब बहुत अच्छे से आपको मैंने चीजें समझाई थी। यहाँ पे सिर्फ वो चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, क्या बोला गया है, 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च 1861, ये क्या क्या हुआ था, फॉर्म द रिकमेंडेशंस ऑफ द पुलिस कमीशन 1860। एक्ट नंबर क्या है, ये इस तारीख को, ठीक है, याद रखना। कुल धाराएं कितनी है ये याद रखना। उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। एग्जाम में शायद 2-3 बार यहां से सवाल बने हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस प्रशासन जो है राज्य की सूची में आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कानून है इसमें बदलाव यानी कि संशोधन अमेंडमेंट कौन कौन कर सकता है भैया, पार्लियामेंट भी कर सकती है, अभी हमने पढ़ा यूनियन लिस्ट में भी आता है, स्टेट लिस्ट में भी आता है, और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक। एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट जो है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हट चुकी हैं, रिपील्ड हो चुकी हैं। तो सेक्शन 6, 11, 38, 39, सेक्शन 6, 11, 38, 39, 40, 41, ये जो सेक्शंस हैं ये सेक्शंस हमारे हट चुके हैं। गुड आफ्टरनून सोनी, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके सवाल बने हुए हैं। कौन कौन से सेक्शंस बाद में, ये जो कानून आ गया था इसके बाद में जोड़े गए हैं, तो वो ये धाराएं हैं जिनको बाद में जोड़ा गया था, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। कानून का जो उद्देश्य है, प्रियम्बल है, वो किस बारे में बात करता है, ठीक, याद रखना। रीऑर्गेनाइजिंग द पुलिस फोर्स, यानी पुलिस बल को पुनर्गठित करना, ठीक है। फिर है प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव क्राइम्स, भैया जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको पहले ढूंढना और होने से बचाना, ठीक। और लास्ट में बोला गया मेकिंग द पुलिस फोर्स ए मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पुलिस बल को अधिक दक्ष उपकरण बनाना, जिससे कि पुलिस बहुत अच्छे से काम कर सके, ठीक है, राज्य में जो भी अपराध होने की संभावना है उसको कम कर सके। ये सारा उद्देश्य हमारे इस कानून का है। बात क्लियर हुई?
चलिए, अब है हमारा सेक्शन नंबर 1 जो कि बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। ठीक है, इसमें आपका ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखना मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में क्या है, चीफ ऑफिसर। इसमें क्या है आपका चीफ ऑफिसर, जिसको जो शक्तियां दी गई हैं वो कौन सी दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि जो जिला है उसके कार्यपालिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे शक्तियां दी गई हैं मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो वो हो गया मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब मजिस्ट्रेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, तो यहाँ पे बोला गया है मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। ठीक है, वैसे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर जब भी पढ़ के चले जाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है। ठीक, उसके बाद बोला गया है, ये तो सिंपल सा है, पुलिस में क्या है, कौन लोग और इंक्लूड हैं, सारे के सारे लोग जो कि एनरोल्ड हैं इस कानून के अंतर्गत, यानी कि उनका नाम एज अ पुलिस लिस्ट जो रहती है उसमें उनका नाम एनरोल्ड है, वो हम पुलिस मान के चलेंगे। उसके बाद है हमारा जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। यहां बोला गया जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल एम्ब्रेस एनी प्रेसिडेंसी स्टेट पुलिस और एनी प्रेसिडेंट, ये अगर चाहो तो छोड़ देना, अगर चाहो तो छोड़ देना। पहला क्या ध्यान रखना है, एक तो याद रखना मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद पुलिस वाली चीज याद रखना, और ये वाली याद रख सकते हो, एक बार पढ़ लेना, ये वाला चाहो तो इसको छोड़ देना। ठीक है, चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट। District superintendent of police shall include additional district superintendent or joint district superintendent, assistant district superintendent or other person appointed by general or special order of the state government to perform all the duties of the district superintendent of police। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर मन चाहे उनका। तो आपको क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो ये जो हमने बोला ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शामिल है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शामिल है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शामिल है, या कोई अन्य व्यक्ति। इस चीज को याद रखना, खाली यही मत याद करके चले जाना एडिशनल, जॉइंट और असिस्टेंट, और कोई भी व्यक्ति जो सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार जो राज्य सरकार ने दिए हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये कौन किन की शक्तियां यूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी वाला ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, मूवेबल यानी जंगम संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति इसमें आती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुलिस एक्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा कि भाई आपके प्रॉपर्टी में क्या चीज शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना अचल संपत्ति यहां पर नहीं बताई गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर नहीं बताई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वाले को सिविल एविएशन पर्सनल को एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना और समझ लेना, जब मैंने लास्ट टाइम कराई थी क्लास में मैंने अच्छे समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं, पर्सन वाला जहां तक पूछेंगे नहीं, ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है संभावना कम है। ठीक है, इसकी संभावना थोड़ी कम है, इसकी संभावना थोड़ी कम है। ये पूछ सकते हैं कि भाई ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़े, बकरियां, असुर मतलब सुअर, सॉरी असुर कह रहा हूं, सुअर आते हैं। ठीक है, तो भाई ये पढ़ लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कैटल। और एक बार ये देख लेना, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्य के प्रति हैं। ठीक है, इसको बस अपने ज्ञान के लिए पढ़ लेना और याद रख लेना। यहां तक बात क्लियर है, जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर है।
फिर सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, यानी बल का गठन। क्या बोला गया है? एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम टू बी ए वन पुलिस फोर्स। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखनी कि भैया जितना भी हमारे पुलिस आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और सारी की सारी पुलिस फोर्स को हम एक ही पुलिस फोर्स मान के चलेंगे। एंड शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड, ठीक है, उनका जो एनरोलमेंट है वो होगा। एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन and shall be constituted in such manner as from time to time ordered by the state government। तो भैया कितने लोग होंगे, कितने ऑफिसर्स होंगे, कितने उसमें पुरुष होंगे, मैन होंगे, वो सारे समय समय पर आदेश के अनुसार डिसाइड होता है। आदेश किसका? राज्य सरकार का। ठीक है, इसको याद रखना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ पे, और भैया जो भी उनको पैसे मिलेंगे, जो भी उनकी सर्विस की कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो सब भी कौन डिसाइड करेगा? वो सब भी हमारी राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। बात क्लियर है? सेक्शन 2 बहुत सिंपल सी यहाँ पे बात करता है। अगर आप चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन वाला ये आपकी क्लास है जिसमें हमने सेक्शन नंबर 2 को पैराग्राफ नंबर 478 के साथ पढ़ा था। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए रखे हैं, उसको ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या बात करते हैं यहाँ पे बोला गया डिपार्टमेंटल पनिशमेंट ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2, यानी कि जो जो पुलिस अफसर सेक्शन नंबर 2 में अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे, उनको पैराग्राफ 478 में डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंटल यानी विभागीय दंड किस प्रकार का है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पूछा जा सकता है, यहाँ पे सवाल किस प्रकार बन सकता है। एक तो ये बन सकता है डिपार्टमेंटल पनिशमेंट यानी कि विभागीय दंड कौन कौन सा है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं, तो एक बार हमें ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद दूसरा सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि विभागीय दंड कहां पर बताया गया है, तो पैराग्राफ नंबर 478, इसको याद रखना। ठीक, पहला क्या है? डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम फोर्स एज डिफाइंड इन पैरा 481। यहां पे बोला गया भैया बर्खास्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा पुलिस फोर्स से, जो कि हमारे पैराग्राफ नंबर 481 में लिखा हुआ है। किस प्रकार से हटाया जाएगा वो 481 में लिखा हुआ है, दंड क्या है वो 478 में। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है रिडक्शन एज डिफाइंड इन पैरा 482, आपकी जो पोस्ट है उससे आपको निचली पोस्ट पे भी भेज सकते हैं, जो कि हमारा 482 बात करता है। तीसरा क्या है? विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, भैया जो आपका प्रमोशन होना था उस पर रुकावट आ जाएगी, वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2A, सेक्शन नंबर 2A, हाँ एक चीज को याद रखना, यहां पे जो मैं चीजें आपकी बैग में जो लिखी हुई है ना, ये पैराग्राफ्स, इसको ध्यान रखना। एक तो ये वाला पैराग्राफ, विभागीय दंड कहां पर है? 478। ठीक है, आपकी पोस्ट से आपको रिडक्ट कर दिया जाएगा, निचली पोस्ट दे दी जाएगी, कौन से पैराग्राफ में? 482। और भैया आपको बर्खास्त या हटा दिया जाएगा आपकी पुलिस फोर्स से, पैरा 481। इनको याद रख लेना। सिविल एविएशन बिल्कुल वही जो हमने उसमें पढ़ा था, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? जनरल डायरेक्टर वाली, और यहाँ पे 3 मंथ सैलरी एज कॉम्पनसेशन, प्रतिकर जो होगा वो 3 महीने का यहाँ पे लग जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात तो यह है, पर एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लेना। 2A के साथ हमने सेक्शन 8A भी पढ़ा था कि एनरोलमेंट किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। चलिए सेक्शन नंबर 3, सुप्रिटेंडेंस इन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार में अधिशरण निहित होना। सुप्रिटेंडेंस ऑफ द पुलिस थ्रू आउट ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल वेस्ट इन एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू विच सच डिस्ट्रिक्ट इज सबऑर्डिनेट। क्या बोला गया भैया कि पुलिस फोर्स जो है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, सुप्रिटेंडेंस उन पे कंट्रोल, उन पे निगरानी, ठीक है, कौन रखेगा? राज्य सरकार। ठीक,
and except as authorized under the provisions of this act, no person, officer, court shall be empowered by the state government to supersede or control any police functionary। देखो साफ साफ बोला गया कि राज्य सरकार के अलावा कोई भी भैया पर्सन, कोई भी अफसर या कोई भी अदालत इस तरीके की शक्ति नहीं रखता, ठीक है, जो शक्ति हमारी राज्य सरकार रखती है कि भैया पुलिस फोर्स पे यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। बस इतना याद रखना है। सुपरिटेंडेंस किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, इतना आपको याद रखना है। सेक्शन 4 बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, क्या बोला गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट द पुलिस डिस्ट्रिक्ट फोर्स शैल बी वेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है? सुपरिटेंडेंस, दोनों में अंतर है। सेक्शन 3 में है सुपरिटेंडेंस, सेक्शन 4 में है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया भैया डायरेक्टर जनरल का, इंस्पेक्टर जनरल का। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 5 में पढ़ा था पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल एक्सरसाइज, मतलब है ना। तो इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी की क्या क्या शक्तियां हैं? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इनकी शक्तियां क्या हैं? पूरे जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया यहाँ पे बोला गया है कि जो आईजी हैं वो पूरे जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में अपनी शक्तियां रखते हैं, पर ये शक्तियां राज्य सरकार के भी अंतर्गत आती है। यानी कि अगर राज्य सरकार ने कुछ आदेश दिया है करने को और आईजी ने कुछ और आदेश दिया है करने को, तो जो राज्य सरकार का आदेश है ना वो माना जाएगा, वरना आमतौर पर जो हमारे आईजी साहब के दिशा निर्देश हैं वो माने जाते हैं। ठीक, सेक्शन नंबर 6 हमारा रिपील्ड है, तो इसलिए हम सेक्शन नंबर 7 पर आएंगे। अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर्स, यानी कि अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और इत्यादि संबंधित हमारा सेक्शन नंबर 7 है। क्या बोला गया? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन इन सब के बारे में। ठीक है, एंड टू सच रूल्स एज स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक अंडर दिस एक्ट। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में डिसमिस, सस्पेंड, रिड्यूस एनी पुलिस डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पे बोला जा सकता है कि भैया किसी भी पुलिस ऑफिसर को डिसमिस करना, सस्पेंड करना या रिड्यूस, उनकी जो रैंक वो कम करना, ये किस किस के पास पावर है? तो हमारे असिस्टेंट आईजी, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी आईजी, इनके पास ये पावर दी गई है। और इसके अलावा पनिशमेंट्स की भी बात करी गई है कि एक या एक से ज्यादा पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है, पनिशमेंट्स क्या है? ये पनिशमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, जुर्माना। ठीक है, कितना? 1 महीने की जो आपकी सैलरी है ना, उससे ज्यादा का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। confinement to quarters for a term not exceeding 15 days with or without punishment drill, extra guard, fatigue और other duty। तो यहाँ पे बोला गया है क्या? यहाँ पे बोला गया कि भैया आपको कन्फाइन कर लिया जाएगा आपके ही क्वार्टर में 15 दिन तक, 15 दिन से ज्यादा नहीं किया जाएगा, और उस पर निर्भर करता है कि आपको ये पनिशमेंट देनी है या नहीं देनी। ठीक है, डिप्राइवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, तो आपका जो अच्छे आचरण की जो आपको अलाउंसेस मिलते थे, पैसे मिलते थे, पे मिलता था, उससे आपको वंचित भी कर सकते हैं। रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस और ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के लिए किसी पद पे बैठाया गया था तो उस पद से आपको हटाया भी जा सकता है। 5वां है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशन इंक्लूडिंग स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी वन। तो भैया जो आपका इंक्रीमेंट होना था या आपका जो प्रमोशन होना था उसको रोका जा सकता है। तो ये कुछ पनिशमेंट्स हैं जो कौन दे सकता है, कब आपको मिलेगी, ये आपको पता चल गया। अब इसके साथ पैरा नंबर 481, इसके साथ पढ़ना है पैरा नंबर 481। क्या कहता है? डिसमिसल एंड रिमूवल ऑफ एन ऑफिसर। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ना पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो पनिशमेंट में हमने सब पढ़ा कि भाई हटाया भी जा सकता है। अब किस प्रकार से हटाया जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। Order of dismissal will be passed only when officer's conduct renders his retention in force undesirable। ये जो डिसमिसल का आदेश है ना, ये तभी होगा जब ये माना जाए कि आपकी जो उपस्थिति है पुलिस बल में वो बेकार है, कोई जरूरत नहीं है आपकी। ठीक, तो आपको हटाया जा सकता है।
Dismissal must necessarily follow a sentence of rigorous imprisonment and should, as a rule, follow a conviction for intentionally or negligently allowing a prisoners to escape from custody even if accused is sentenced to a fine. तो ये देखो यहाँ पे बोला गया है क्या कि भैया जो डिसमिसल है ना, डिसमिसल किस परिस्थिति में होगा कि आपने जानबूझकर या लापरवाही पूर्वक अगर किसी प्रिजनर को जिसको सजा मिल चुकी है और सजा कैसी, कठोर कारावास की हो, ठीक, तो अगर आपने उसको अपनी कस्टडी से भागने दिया, चाहे जानबूझ के या गलती से भाग गया है वो, ठीक है, तो आपको भैया डिसमिस भी कर सकते हैं पुलिस फोर्स से। इसके बाद बोला गया है सुपरिटेंडेंट डज नॉट ऑर्डर डिसमिसल इन द लेटर केस, ही मस्ट सबमिट हिज प्रोसीडिंग्स टू द, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, आपके खिलाफ जो कार्यवाही है ना, इस कार्यवाही को किसके पास भेजा जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रेंज विद ए कॉपी ऑफ जजमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का निर्णय आया है उसकी कॉपी के साथ सारी प्रक्रिया किसके पास भेज दी जाएगी, रेंज के जो डीआईजी होंगे उनके पास, ठीक है। आगे, डिसमिसल प्रिक्लूड्स द ऑफिसर डिसमिस फ्रॉम बीइंग रीएम्प्लॉयमेंट, तो भैया देखो अगर आपको एक बार डिसमिस कर दिया तो क्या होगा, रीएम्प्लॉयमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। While removal from force implies that though the officer removed is unfit for police duties, he need not depart from re-employment under the government, ठीक है। आपको क्या है, पुलिस फोर्स में वापस तो नहीं भेजा जाएगा, पर आपका किसी और विभाग में पुलिस के में री-एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसको याद रखना। पैरा नंबर 482, रूल्स दैट गवर्न रिडक्शन। क्या बोला गया है, नो ऑफिसर मे बी रिड्यूस टू अ रैंक लोअर देन दैट विच ही वाज फर्स्ट अपॉइंटेड टू द सर्विस। तो भैया आप जिस सर्विस में गए हो उस सर्विस में जो आपने पहली पोस्ट पहली रैंक जो हासिल करी है उससे नीचे तो आप नहीं जा सकते। सपोज करो अगर कोई पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर रैंक से उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी है तो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा सब इंस्पेक्टर से उसे भैया कांस्टेबल बना देंगे, ठीक है, हेड कांस्टेबल कर देंगे, नहीं, सब इंस्पेक्टर से नीचे यानी जिस पोस्ट पे आप पहली बार अपॉइंट हुए उससे नीचे आप किसी भी हाल में नहीं जाओगे, ठीक है। ये 482 पैराग्राफ में रूल्स बताए गए हैं, कानून नियम किस प्रकार से होगा। सेकंड बोला गया है नो ऑफिसर मे बी रिड्यूस्ड परमानेंटली in the sense that he is never to be eligible for re-promotion, however meritorious is subsequent service में भी। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि ये जो रैंक आपकी घटेगी ना वो भैया परमानेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि आप आगे चल के प्रमोशन नहीं पा सकते हो, ये सब हो जाएगा, बट हाँ कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी पोस्ट कम कर दी जाए, ठीक। उसके बाद बोला गया वैकेंसीज अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी फिल्ड ओनली इन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी, अदर वैकेंसी शैल बी फिल्ड आपकी परमानेंटली, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड और सेवेंथ पॉइंट ही मैंने पढ़ाए थे, बीच के जो पॉइंट्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट इतने रेलेवेंट मुझे नहीं लगे थे। आपने अगर पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टाइम मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ये 1 साल का, ठीक है। क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ अपहोल्डिंग इंक्रीमेंट एज अ पनिश, तो जो आपका इंक्रीमेंट है उसको भैया कितने समय तक रोक सकते हो, मात्र 1 साल तक। एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, ठीक है, तो याद रखना 1 साल। उसके बाद है पैरा नंबर 463 जो बात करता है ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। क्या बोला है, ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल ऑफ ऑल ब्रांचेस विल बी नोटेड बाय द सुपरिटेंडेंट, ठीक। तो जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा उस इंक्रीमेंट का जो आदेश होगा वो कौन करेंगे, सुपरिटेंडेंट करेंगे, पहली बात। कब, हर एक महीने के 10वें तारीख तक, 10वें दिन तक, ठीक है। यहाँ पे एक प्रक्रिया दी गई है। इंक्रीमेंट का जो होगा वो कारण भी लिखा जाएगा कि भैया आपका इंक्रीमेंट किस क्यों हो रहा है ये सब। उसके बाद कितने समय के लिए अगर आपका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है तो भैया वो भी आपको बताया जाएगा। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, 1 साल से ज्यादा का इंक्रीमेंट आपका नहीं रोका जा सकता, ठीक है। और उसका लिखा सेपरेट ऑर्डर्स बीइंग पास एनुअली इफ इट इज फाउंड नेसेसरी ईच ईयर अगेन टू बी। और एक चीज और बोली गई याद रखना, हमने ये तो पढ़ लिया जो हमारा इंक्रीमेंट है वो 1 साल से ज्यादा नहीं रोका जाएगा, यहां पे भी पढ़ लिया हमने, पहले भी पढ़ लिया। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रोका जा सकता है,
ठीक है, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक के लिए, ये तो हो गया समय। तो एक समय ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, तो बोला गया भैया 3 साल से ज्यादा तो किसी भी हाल में नहीं। सपोज करो 1 साल अब हो गया, उसके 5-6 महीने बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि आपका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है, तो अगले 1 साल और कर दिया, फिर अगले 1 साल और कर दिया। इससे ज्यादा 3 साल से ज्यादा ये आपका इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा। 463 इस बारे में बात करता है। ठीक है, इंक्वायरी, नेचर ऑफ इंक्वायरी। तो यहां पे बोला गया है कि जो भी आपको इंक्वायरी के जो नेचर है, जिस अपराध के लिए पता चला है, ठीक है, वो इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। ठीक, ये पूरी यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है। फिर लास्ट में हमने ये हाईलाइट किया था, इफ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और मजिस्ट्रेट को अगर ये सूचना मिलती है तो वो अब क्या करेंगे, एंड ही टेक्स कॉग्निजेंस, और उन्होंने भैया इस चीज पे संज्ञान भी ले लिया है। ठीक, ही शुड रिपोर्ट द केस एट वंस टू द डीएम। तो भैया जैसे ही आपने संज्ञान ले लिया है, आप क्या करेंगे, इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आपके केस को विड्रॉ कर लेंगे, आपसे वापस ले लेंगे। जैसे सपोज करो आमतौर पर सूचना भैया किसके पास जानी थी, डीएम साहब के पास जानी थी, बट अगर किसी हाल में डीएम साहब के पास ना जाकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास चली गई और इन्होंने केस पे संज्ञान ले लिया, तो अब ये ही नहीं करेंगे आगे की कार्यवाही। ठीक है, संज्ञान ले लिया इमरजेंसी में, अच्छी बात है, बट ये सूचना वापस से इनको देंगे और ये केस को क्या ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है, अब चलो तैयारी तो आपकी अच्छी होगी। बताओ सीआरपीसी का जो ये सेक्शन था जो बात करता था विड्रॉ करने की, वापस लेने की, अब बीएनएसएस की कौन सी धारा हो गई है, जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, चलो अब पैराग्राफ नंबर 485 किस बारे में बात करता है, ये कहता है कि जैसे ही भैया सूचना मिलती है, मजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी का जो आदेश होगा, ठीक है, वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड, जब भी भैया मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, तो ये क्या होगा, इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीसी, यानी कि अब तो बीएनएसएस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया प्रक्रिया बिल्कुल वही अपनाई जाएगी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब विल हैव नो डायरेक्ट कंसर्न विद इट, एसपी साहब का इस मुद्दे से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, अनटिल जब तक कि कंक्लूजन ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और until and unless the case is referred to him for further disposal। ठीक है, जब तक केस उनके पास रेफर ना कर दिया जाए फर्दर डिस्पोजल का, एसपी साहब को यहां से कोई लेना देना नहीं है। बट ही मस्ट गिव एनी असिस्टेंट टू द इंक्वायरी मजिस्ट्रेट, यहां पे बोला गया पर अगर एसपी साहब की मदद मांगी जाती है तो भैया उनको मदद देनी होगी। ठीक है, फिर यहां बोला गया ही मस्ट सस्पेंड द एक्यूज शुड यहां बोला गया 496 में कि अगर ये इंक्वायरी जो है ना ये पुलिस वाले के लिए है तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाएगा और पैरा नंबर 496 में आपकी कार्यवाही चल जाएगी। 496 में क्या लिखा है, सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, कि भैया पुलिस ऑफिसर को जो सस्पेंड किया जाएगा उस बारे में बात लिखी है। क्या लिखा है, ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर लायबल टू सस्पेंशन ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल जुडिशियल इंक्वायरी, यानी कि जब भी किसी पुलिस वाले के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी या जुडिशियल इंक्वायरी चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, पुलिस वाला क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, पुलिस वाला निलंबन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया अभी आप पे डिपार्टमेंटल जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, तो आप चुपचाप अपने घर पे बैठे रहो। ठीक है, इसको याद रखना। फिर है हमारा पैरा 487, पैरा 487 कहता है प्रोसीडिंग्स व्हेन पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंटली और विलफुली लेट्स ए प्रिजनर एस्केप। क्या बोला गया, पुलिस वाला अगर जानबूझकर या गलती से किसी भी अपराधी को भगा देता है तो अब क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहां बोला गया इफ एनी पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंटली विलफुल यानी जानबूझ के या गलती से किसी प्रिजनर को भगा देता है, तो भैया सेक्शन नंबर 7 जो है ना हमने पढ़ा,
वहां पे क्या हो जाएगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ स्टार्ट हो जाएगी, पहली बात। ठीक, आगे पनिशमेंट अवॉर्डेड, आपको जो सजा है जो दी गई है वो मतलब जो बताई गई है वो सजा आपको दी जाएगी, अनलेस देयर आर अनयूजुअल extenuating circumstances will ordinarily be dismissal before the final punishment order in the departmental proceeding is passed. Superintendent of police must refer to their range DIG in each case for a decision. अब देखो होता क्या है ना, आमतौर पे जो भी आपका जैसे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, आपको डिसमिसल करने जा रहा है, तो एसपी साहब जो रेंज के आपके डीआईजी होते हैं उनको सूचित कर देते हैं। देखो आमतौर पे पुलिस में होता क्या है, जैसे जो भी आपके सीनियर ऑफिसर होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भैया इस आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना, वरना आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, रेंज में भेज दिया जाएगा। रेंज में क्या होता है, वहां पे आप किसी भी तरीके से ना पैसे नहीं खा सकते हो। होता क्या है, देखो पुलिस वालों का अगर मैं प्रैक्टिकल आपको अप्रोच बताऊं, पुलिस काम करती है बट काम के पीछे भैया अपने थोड़े इलीगल तरीके से पैसे भी कमाती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिविल काम कर रहे हो, सिविल काम मतलब आमतौर पे आपने देखा होगा चौकी या थाने में जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की, ठीक है। बट अगर उस पुलिस वाले को हम कहाँ भेज दें, रेंज में भेज दें, तो वहां पे वो अपनी मतलब पैसे नहीं कमा सकता। सैलरी तो मिलेगी, सैलरी के अलावा वो 1 रुपया नहीं कमा सकता, क्योंकि वहां पे ज्यादातर आपका फाइल रिलेटेड काम होता है, ठीक है। वहां पे आपसे पब्लिक डीलिंग नहीं की जाती, तो जब कोई पब्लिक डीलिंग ही नहीं होगी आप पैसे नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे यही बोला गया कि एसपी साहब क्या करेंगे, रेंज डीआईजी को हर एक केस के बारे में बताएंगे कि सर इस केस में क्या डिसीजन आया, ठीक है। अब ये वाला शायद लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट जो एपीओ का एग्जाम हुआ था, यहां से क्वेश्चन बना था कि कौन से पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि पुलिस ऑफिसर के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही या विचारण किया जा सकता है, तो पैरा 488 में, ठीक है। कौन कर सकता है, देखो यहाँ के लिखा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल, ठीक है। जो अपने एडीएम होंगे, जो जुडिशियल काम कर रहे होंगे, वो यहाँ पे ऐसा फैसला सुना सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इनके अलावा हर एक वो जुडिशियल ऑफिसर जिसको 4 साल का अनुभव है, वो भी भैया 488 में काम कर सकता है, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रायल, इसको एक बार पढ़ लेना। 489 में डिपार्टमेंटल ट्रायल के बारे में बोला गया कि जो भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन नंबर 8-7 में जिसको डिपार्टमेंटल ट्रायल चलना है, तो उसको भैया क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे यहाँ पे बोला गया वेदर ही हैज और हैज नॉट बीन ट्राइड जुडिशियली, अगर उस पर भैया न्यायिक कार्रवाई चली है या नहीं भी चली है ना, तो सेक्शन नंबर 7 में उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल जाएगी। आगे लिखा है आफ्टर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर द सीआरपीसी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई आपकी चल जाएगी। और थर्ड पॉइंट में लिखा है आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर पैरा 486, ठीक। तो अगर आपके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली है जो कि बीएनएस में लिखा है, उसके बाद भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सेक्शन नंबर 8 पर। इतना घूम घाम के सेक्शन नंबर 7 के साथ हमने इतने पैराग्राफ्स कर लिए हैं, यहां तक बात क्लियर है। वैसे एक बात तो बता दो, चीजें समझ में आ रही है, ऊपर से तो बाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मेरा थोड़ा स्पीड तेज ही रहेगी, रिवीजन क्लास है इस वजह से। समझ में आ रही है सारी चीजें? हो सकता है अगर आपने आज से पहले क्लास नहीं ली मेरी बीएन इसकी पुलिस एक्ट की, थोड़ा बाउंस जा सकता है। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, चीजें आ रही है समझ में? सरिता निगम, सेक्शन 7 के साथ ये पैराग्राफ अगर पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब देखो प्री में तो ऐसे पूछेंगे नहीं ना, सेक्शन 7 के साथ और कौन कौन से पैराग्राफ्स आते हैं, नहीं पूछेंगे। अगर आप सेक्शंस को एक बार पढ़ लो या पैराग्राफ को एक साथ पढ़ना चाहो, वो काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चीजें लिंक इसलिए कराई थी कि अगर आपका प्री निकलता है, मीन्स में बैठोगे, तो अगर ये सवाल बन जाए डिपार्टमेंटल आपकी जो इंक्वायरी होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, किस प्रकार से होगी, तो इस सेक्शन नंबर 7 के साथ आपको मैंने पैराग्राफ्स बता दिए जो जो लग सकते हैं। जो सेक्शन नंबर 7 के साथ जिनकी कनेक्टिविटी बैठती, जिसके संबंध बैठते हैं, वो सारे पैराग्राफ्स में लेकर आ गया था और मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए थे।
तो अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, पर अगर आपको यह है कि पहले सर मेरा प्री निकल जाए फिर मैं मेंस का बाद में देखूंगी, तो आप ये काम भी कर सकते हो, सारे सेक्शंस एक बार पढ़ लो, उसके बाद पैराग्राफ्स पढ़ लो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है सरिता, तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सर 7 के साथ इतने पैराग्राफ्स आगे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहले सेक्शन सारे इकट्ठे आप पढ़ लेना, फिर बाद में पैराग्राफ्स पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है ये तो आपकी रिवीजन क्लास है ना, क्योंकि ये वाला सिलेबस हम पहले कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलो अब आते हैं भाई सेक्शन नंबर 8 पे। यहाँ पे बोला गया पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, क्या बोला गया है, एवरी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड टू द पुलिस फोर्स अदर देन ऑफिसर मेंशन इन सेक्शन 4, यानी सेक्शन 4 में जो अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति के समय उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा सर सर्टिफिकेट। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे सील होगी किसकी, आईजी साहब की, आईजी साहब की या उस अफसर की जिसको डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल बोलेंगे। ठीक, एंड उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हो, यानी आपके अगर पास है, तो आपके पास पावर्स फंक्शंस प्रिविलेजेस वो सारे पावर्स वो सारी शक्तियां वो सारे आपके पास सुख सुविधाएं होंगी जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 8 में सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा और इस सर्टिफिकेट का मतलब है क्या। ठीक है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, यहां पे बोला गया प्रमाण पत्र को अभ्यर्पण करना, यानी कि आप सरेंडर कर देना। कब सरेंडर होंगे, तो यहां बोला गया सच सर्टिफिकेट शैल सीज टू हैव इफेक्ट व्हेनेवर पर्सन नेम्ड इन इट सीजेस फॉर एनी रीजन टू बी अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि सर्टिफिकेट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था कि भैया आप अब से पुलिस वाले हो, अगर आपका नाम किसी भी कारणवश से अब क्या हो जाता है, सीज हो जाता है कि भैया अब आपको हम पुलिस वाला नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी कारणवश से आपका नाम अब उस मतलब आपका नाम अब जो है पुलिस वालों की तरह से नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपका अब लिस्ट में नाम सीज हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिला था ना वो आपको सरेंडर करना होगा। ठीक है, वो आपको सरेंडर करना होगा, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हम मानेंगे जितनी पुलिस वालों के पास प्रिविलेजेस फंक्शंस पावर्स होती हैं हम वही मान के चलेंगे। बट भैया अब तो आप पुलिस वाले रहे नहीं, आपको डिसमिस कर दिया गया है, आपको हटा दिया गया है, आप पकड़े गए घूस लेते हुए, तो आपको आप पे जांच बैठी और जांच बैठने का पता चला आपने भैया पैसे खाए तो आपको हटा दिया गया। तो अब आपके पास जो वो सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं, आपने एआईबी क्लियर किया, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल में, आपको वो आपका सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, कि भैया अब से आप क्या हो, वकील हो और आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर आप एपीओ बन जाते हो ना, अगर आप एपीओ बन जाते हो, जज बन जाते हो, तो वो जो सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, वो आपको क्या करना होगा, सरेंडर करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप क्या हो भैया, जज बन गए हो, तो ये चीज आप सरेंडर कर दो। दीपिका तिवारी कहेंगी मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ बट समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 में सवाल किस प्रकार बन सकते हैं कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस के बारे में कौन से सेक्शन में लिखा है, सीधा याद कर लेना सेक्शन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद लिखा है इस सर्टिफिकेट पे सील यानी जारी कौन करेगा, सील का मतलब क्या हुआ, जारी कौन करेगा, तो भैया आईजी साहब जारी करेंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मानो आपके पास पावर है, प्रिविलेजेस है जो हर एक पुलिस वाले को दिए जाते हैं, सरेंडर कब करोगे, सरेंडर करोगे जब आपका नाम सीज हो जाए, जब हम आपको जब पुलिस वाला नहीं मानेंगे तो हम मानेंगे भैया क्या, आपको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर जो 9 है क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव और 2 मंथ्स नोटिस। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनते हैं। नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एट लिबर्टी टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। यहाँ पे बोला गया है किसी भी पुलिस वाले के पास ये शक्ति नहीं है कि भैया उसका जब मन करे वो अपने
ड्यूटी से विड्रॉ कर ले, अपने हाथ पर खींच ले कि अच्छा मैं आज छुट्टी, मतलब आज मुझे काम नहीं करना, चौराहे पे अच्छा मेरी ड्यूटी लगी है, ट्रैफिक को हटाना, मैं नहीं हटा रहा, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, सो जाऊंगा। इस तरीके से आप अपनी ड्यूटी से अपने हाथ पैर पीछे नहीं ले सकते हो, ठीक है, अनलेस, जब तक कि एक्सप्रेसली अलाउड टू डू सो बाय द डीएसपी। तो यहाँ पे बोला गया भैया एसपी साहब या डीएसपी साहब जो है हमारे, जब तक आपको खुले तौर पर परमिशन नहीं दे देते, तब तक हर एक पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा, ठीक है। यहां पे बोला गया है, और भैया अलग पेन यूज कर लेता हूं, और यहां पे बोला गया हाथ पैर कब वापस ले सकता है, अगर उसने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो दो परिस्थिति हैं, पहला क्या है, रिजाइन, उसने कह दिया भैया मेरा मन नहीं लग रहा पुलिस फोर्स में, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, मैं तो छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, तो कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर आपको एसपी साहब ने कह दिया कि ठीक है भाई आपकी तबीयत खराब है या आपका हाथ पैर टूटे हुए हैं, आप रेस्ट करो, 5 दिन मत आना। तो इन दो परिस्थिति में क्या है, आप अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से हाथ पैर पीछे खींच सकते हो, अन्यथा नहीं खींच सकते हो, ठीक है। फिर अगर हाथ पैर खींचने भी हैं, तीसरी परिस्थिति बता रहा हूं, दो ये हो गई, तीसरी क्या है, भैया आप 2 महीने का क्या दे दो, 2 महीने का आप नोटिस दे दो, 2 महीने का आप नोटिस दे सकते हो अपने सुपीरियर ऑफिसर को, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया नोटिस, और वो भी कितना, 2 महीने का, 2 मंथ्स, 2 महीने का नोटिस। दूसरा क्या है, एसपी साहब से परमिशन मिल गई, तीसरा क्या है, रेजिग्नेशन। तो सेक्शन नंबर 9 सामान्य नियम से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 9 का सामान्य नियम कहता है कि आप किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते हो, ड्यूटी से अपने हाथ पैर वापस नहीं खींच सकते, यानी कि काम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर कब कर सकते हो, एसपी साहब ने छुट्टी के लिए बोल दिया तब, आपने 2 महीने का अपने सुपीरियर ऑफिसर, अपने सीनियर को नोटिस दे दिया तब, और तीसरा कहता है कि भैया अगर आपने जॉब ही छोड़ दिया, आपने रिजाइन कर दिया तब, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई। सेक्शन 8 को भी बता दीजिए सर। सरिता वो सेक्शन 8 आपको सेक्शन 2A के साथ पढ़ना है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आता आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझा दो, ठीक। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट। तो देखो साथ साथ याद भी करा रहा हूँ, सेक्शन 8 में क्या है, सर्टिफिकेट है, सेक्शन 9 में क्या है कि भैया अपने हाथ पैर वापस नहीं खींच सकते हो जब तक कि ये 3 परिस्थिति ना हो जाए, ठीक। अब सेक्शन नंबर 10 में आ जाते हैं, क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, कि भैया आपने पुलिस में जॉब भी ले ली और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप प्रॉपर्टी का काम भी देख रहे हो, होता है ना ऐसे, आपने देखे होंगे बहुत वाले पुलिस ऑफिसर ऐसे भी हैं, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर कोई है, पर लगभग लगभग 20 से 30% पुलिस वाले क्या करते हैं, साइड बाय साइड अपना कुछ काम भी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक को मैं भी जानता हूँ, पुलिस विभाग में काम भी कर रहे हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, कि अच्छा वहां पे फ्लैट बिक रहा है वो बिकवा दिया, वहां पे जमीन बिकवा दी, बीच में कमीशन खा लिया, ये भी हो रहा है। बट यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 साफ साफ क्या कह रहा है, मना कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर जितने भी है ना, वो किसी भी प्रकार से दूसरे किसी काम में एंगेज नहीं होंगे, ठीक। ये बात कहाँ है, ये बात सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई है, ठीक। अगर आपको पुलिस में रहते रहते कोई दूसरा काम करना है तो आपको लिखित में क्या परमिशन मिल जानी चाहिए, किससे, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। अगर इन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई आप ये काम कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना सामान्य नियम तो साफ साफ मना करता है। सेक्शन नंबर 11 हमारा रिपील हो चुका है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हेडिंग भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या बोलता है सेक्शन 12, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स, ठीक। तो यानी कि पुलिस से संबंधित जो पावर, रूल्स बनाने, नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसकी है, इंस्पेक्टर जनरल की दी हुई है, ठीक है। तो इतना सारा अगर आपको पढ़ना है, मन कर रहा है
जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि भैया आपके जो हथियार होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इंस्पेक्शन कब कब होगा, जो भी बातचीत होगी वो किस प्रकार होगी, इंटेलिजेंस और सूचना संबंधित जो भी आदान प्रदान किए जाएंगे वो किस प्रकार किए जाएंगे। ये इन चीजों पे जितने भी नियम बनाए जाएंगे वो आईजी के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, हेडिंग आपकी सेक्शन नंबर 12 की इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेक्शन नंबर 13, एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन नंबर 13 हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अंदर की बातें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि भैया अगर एडिशनल पुलिस को, सपोज करो मैं हूं, मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे मेरे घर के बाहर 3-4 पुलिस ऑफिसर्स चाहिए, मुझे खतरा है, तो पुलिस वाले दे देंगे, ठीक है भैया काम है। ठीक है, अपराध को रोकने का काम किसका है, पुलिस का ही है। तो जब पुलिस को पहले से सूचना मिल गई तो पुलिस वाले तो करेंगे ना। अब वहां पे जो तैनात है कांस्टेबल 3-4, उनसे रिलेटेड जितना भी खर्चा पानी आएगा वो कौन देगा, भैया जिसने कहा है, जिस व्यक्ति ने कहा है वही उनका खर्चा पानी उठाएगा। ठीक है, वैसे एक बार चलो पढ़ लेंगे जल्दी से। इट शैल बी लॉफुल फॉर डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और भैया डीएसपी। देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन आदेश दे सकते हैं, तो इस प्रकार के ये जो जितने भी पुलिस वाले हैं ना ये आदेश दे सकते हैं। ठीक, अब आदेश कैसे देंगे, क्या अपने आप देंगे, नहीं सर, जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन उनके सामने लगाएगा और कहेगा कि सर मुझे आवश्यकता है, आप प्लीज मेरे घर के बाहर 4-5 पुलिस वाले छोड़ दीजिए, तो ऐसे में चाहे अपने आईजी हो, डीआईजी हो, असिस्टेंट आईजी हो, एसपी साहब हो, वो क्या करेंगे, वो भैया पुलिस ऑफिसर्स, एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स है ना, 3-4 पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, आपके घर के बाहर छोड़ देंगे, जिससे कि शांति बरकरार रहे उस एरिया में, जो एरिया उनके जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। कितने समय के लिए छोड़ा जाएंगे वो पुलिस वाले, तो वो तो निर्भर करता है भैया आपके एप्लीकेशन क्या है और क्या परिस्थिति है। ठीक है, और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो भी खर्चा पानी आएगा वो एप्लीकेंट के माध्यम से लिया जाएगा। आगे चलते हैं, परंतु परंतु क्या कह रहा है, इट शैल बी लॉफुल फॉर पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन सच डेप्यूटेशन शैल हैव बीन मेड ऑन गिविंग 1 month's नोटिस इन राइटिंग टू, ये सारे शैल बी विड्रॉन। अब सपोज करो मुझे बात पता चली, अब मैं चाहता हूँ पुलिस वाले मेरा घर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो मेरा खतरा मेरे सर पे मंडरा रहा था वो अब चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि ऐसे नहीं होगा कि आप अगले दिन सुबह उठे और पुलिस वालों को कहोगे सर आप अपने अपने चले जाओ, नहीं, आपको एडवांस में 1 महीने का पहले क्या देना होगा, नोटिस देना होगा। ठीक है, कि भैया जितने पुलिस वाले आपने मेरे घर पर बैठाए हुए थे उनको सर वापस बुला लो। ठीक है, उनको क्या कर लो, उनको वापस बुला लो। तो एग्जाम के लिए कौन पुलिस वाला आदेश दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आदेश देगा तो दूसरा वो इंपॉर्टेंट है, और जब भी भैया आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा अगर उनको वापस उनकी ड्यूटी पे भेजना है, यानी आप नहीं चाहते कि आप पुलिस वालों मेरे पास खड़े रहें, मेरे घर के बाहर खड़े रहें, तो 1 महीने का नोटिस दे दो। तीसरा सवाल, और चौथा सवाल हो सकता है किसके खर्चों पर, राज्य सरकार के खर्चों पर, किसी व्यक्ति के खर्चों पर। ठीक है, तो भैया उस व्यक्ति के खर्चे पर जिसने एप्लीकेशन यहाँ पे पुलिस को दी है। चलिए, सेक्शन नंबर 14, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क। एक रेल और अन्य जो काम है आसपास जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्या है, कुछ एडिशनल पुलिस फोर्स की भर्ती कराई जा रही है। ठीक, जैसे कि रेलवे, कैनाल, अदर पब्लिक वर्क और अदर मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल concerns shall be carried on or in operation in any part of country, and it shall appear to the Director General or Inspector General that employment of additional police force in such place is rendered necessary by the behavior of reasonable apprehension of behavior of the person employed upon such work manufacturing, DIG with the consent of the। अब ये इंपॉर्टेंट है,
with the consent of the state government to depute such additional police force and to make order from time to time upon such person having control and custody of the funds in carrying out। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है रेलवे कैनाल या किसी भी लोगों के हित के लिए जो भी कार्य होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कोई काम हो रहा है और यहाँ पे लग रहा है डीआईजी को कि भैया ऐसी जगह पर क्या होना चाहिए, ऐसी जगह पर एडिशनल पुलिस फोर्स भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, वहां पे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, डीआईजी साहब राज्य सरकार से सहमति लेने के बाद उन लोगों को वहां पर भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 14 है। याद रखना यहाँ पे डीआईजी है, कभी एसपी को कर दो कि एसपी भेजेगा, एसपी नहीं भेजेगा, डीआईजी अपनी राज्य सरकार से पहले सहमति लेगा उसके बाद भेजेगा। अब देखिए अगर कोई ऐसा एरिया जो डिस्टर्ब एरिया या खतरनाक आपका जिला है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका सेक्शन नंबर 15 काम में आ जाएगा। 15 का कह रहा है, 15 कह रहा है इट शैल बी लॉफुल, कि भैया ये विधि विरुद्ध है, लॉफुल है, वैध है, क्या, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के लिए। क्या करेगी राज्य सरकार, उद्घोषणा करेगी, कहां पर, ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, क्या कहेगी ऑफिशियल गैजेट में, क्या उद्घोषणा करेगी, डिक्लेयर करेगी कि भैया ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जिन एरिया को हमने डिस्टर्ब और डेंजरस बोल रखा है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम पुलिस वालों को भेज देंगे, क्योंकि वहां पे पुलिस की भर्ती मतलब नियुक्ति होना वहां पे जरूरी है, जिससे कि शांति बरकरार वहां पे रहे। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। याद रखना 15 में कौन भेज रहा है, क्या डीआईजी भेज रहा है, नहीं सर। क्या एसपी भेज रहा है, नहीं सर। तो कौन भेज रहा है, राज्य सरकार। राज्य सरकार भेज कैसे रही है, उद्घोषणा कर रही है, ऑफिशियल गैजेट में उद्घोषणा करके, गैजेट में डिक्लेयर करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो डीआईजी साहब हैं या वो अफसर जिसको राज्य सरकार ने बोल रखा है, वो क्या करेंगे, वो पुलिस फोर्स को वहां पर भेज देंगे। देखा होगा ना, जब भी किसी जिले में भैया लगता है कि हालत खराब होने वाली है तो पुलिस वाले जाते हैं, तो पुलिस वाले कैसे जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार उनको कहेगी। ठीक है, या कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि राज्य सरकार ना भी कहे पर राज्य सरकार ने जिस अफसर को ये पावर दे रखी है वो भी भेज सकते हैं। अब यह बोला गया खर्चा, जो भी खर्चा आएगा इन पुलिस वालों को वहां पे भेजने का, वो किस पर आ जाएगा, जो वहां पे आसपास के लोग हैं। ठीक है, आमतौर पर वैसे ऐसा होता नहीं है कि भैया हर घर से पैसे लिए जाएंगे कि लाओ भाई 50 रुपए निकालो, 100 रुपए निकालो, पर कानून में लिखा है अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, आमतौर पर करती नहीं है। ठीक, फोर्थ पॉइंट कहता है मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल अपोर्शन सच कॉस्ट अमंग द इनहैबिट। अब देखो भैया जो हमारे डीएम साहब होंगे, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि भैया किस पे कितना खर्चा आना है, वर्मा जी के घर से इतने पैसे उठा लो, शर्मा जी के घर से इतने पैसे उठा लो, यहाँ पे ये डिसाइड कौन करेगा, हमारे डीएम साहब। ठीक है, पर अगेन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये राज्य सरकार के लिए विधि पूर्ण है, यानी वैध है, कि वो अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये शर्मा जी हमारे मित्र हैं, इनसे मत लो, इनके पैसे हम क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये जो पावर है किसके पास है, राज्य सरकार के पास। छठा पॉइंट क्या कहता है, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज टू रिमेन इन फोर्स बट इट मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम और कंटिन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो उद्घोषणा करी थी ना आपने, जो आपने गैजेट में उद्घोषणा करी थी, यहाँ पे आप राज्य सरकार को ये भी बोला गया, राज्य सरकार ये भी बताएगी उद्घोषणा में कि कितने समय के लिए, कितने समय के लिए ये पुलिस वाले वहां पर तैनात रहेंगे, और ऐसे आदेश को भैया राज्य सरकार वापस कभी भी ले सकती है, या ऐसा आदेश आपका आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, डिपेंड करता है परिस्थितियां क्या है। अगर राज्य सरकार ने कही कि 3 महीने के लिए वहां पे पुलिस वाले रहेंगे, अब लग रहा है 1 महीने बाद ही कि भैया वहां पे तो हालात ठीक है तो वापस बुला ले जाएंगे, 3 महीने क्या 4 महीने बीत गए, हालत खराब और हो रही है तो पुलिस वाले वहां पे बरकरार रहेंगे, इवन अगर जरूरत पड़े तो और पुलिस वाले भी भेजे जा सकते हैं। ठीक, चलो सेक्शन 15A।
सेक्शन 15A में बोला गया है अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू सफरर्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट्स फॉर और पर्सन्स इंटरेस्टेड इन लैंड। यहाँ के आसपास के जो लोग थे या और जो व्यक्ति थे उनकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, ठीक है, तो उनको क्या देना, प्रतिकर देना, कॉम्पनसेशन देना। शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, ठीक है, और इनकी वजह से क्या हो गया, 3-4 लोग हो रहे हैं, इनकी वजह से भैया वहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित हो गए। जैसे कि प्रभावित कैसे हो सकते हैं, इन्होंने रास्ता जाम कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दी, सड़कों पे आग लगा दी, आसपास के जो लोग थे वो अपने भैया काम काज पे नहीं निकले, है ना, 1-2 महीने तक घर पे बैठे रहे, उनका नुकसान हो गया। तो भैया वैसे में क्या करेंगे, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, ये क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, प्रतिकर देंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया ऐसे क्षेत्र में जहां के लिए राज्य सरकार ने उद्घोषणा जारी करी थी, अगर ऐसी जगह में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को घोर उपत्ति पहुंच गई, किसी को हानि हो गई, किसी को भैया प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, खराब हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे बोला गया इट शैल बी लॉफुल, यानी कि विधि पूर्ण है क्या, कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये सब करा है उनको बोला जाए कि भैया 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको प्रतिकर देना होगा, आपको प्रतिकर देना होगा। प्रतिकर किसको, डीएम साहब, और डीएम साहब उस व्यक्ति को जाकर पैसे दे देंगे, ठीक है। ये हमारा 15A बात करता है। आगे परंतु प्रोवाइडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सच एप्लीकेशन। देखो कॉम्पनसेशन के लिए ना, यहाँ पर जो पीछे हम पढ़े हैं, कॉम्पनसेशन के लिए क्या होगा, जिसको नुकसान हुआ है भाई उसको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर किसी को 30-40 हजार का नुकसान हुआ है तो डीएम साहब खुद थोड़ी कह देंगे कि भैया शर्मा जी को नुकसान हो गया, प्रति कर दो, नहीं, शर्मा जी एप्लीकेशन लाएंगे, सर इनकी वजह से मैं 2 महीने अपने काम काज पे नहीं निकल पाया हूं, मेरे को 30-40 या 1-2 लाख का नुकसान हो गया, मुझे प्रतिकर दिलाया जाए, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन के लिए पहले आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, तभी आपकी सुनवाई चलेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, प्रतिकर के लिए आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हो वो उसकी एप्लीकेशन कितने समय में हो जानी चाहिए, तो याद रखना 4 महीने, ठीक है, 4 मंथ्स। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इट शैल बी लॉफुल फॉर द डीएम साहब विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे डीम नेसेसरी एंड वेदर एनी एडिशनल पुलिस फोर्स और हैज नॉट बीन क्वार्टर्ड इन सच एरिया अंडर द लास्ट प्रोसीजर। भाई यहाँ पे बोला गया जो हमारे डीएम साहब हैं वो राज्य सरकार से सैंक्शन लेने के बाद, यानी कि उनकी सहमति लेने के बाद ये कार्य कर सकते हैं और ये कार्य उनका वैध माना जाएगा। अब क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, डीएम साहब ऐसा तो है नहीं एप्लीकेशन लगाए डीएम साहब सच मान लेंगे, डीएम साहब जांच भी तो करेंगे, इंक्वायरी भी तो करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है डीएम साहब ये चीज घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों को भैया क्षति पहुंची है, पहला, ठीक है, उन व्यक्तियों के लिए जो प्रतिकर निर्धारित होगा वो कितना होगा ये भी बता देंगे और वो भी वैध माना जाएगा। तीसरा, assess the proportion in which same shall be paid। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर बोल दिया गया गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, है ना, और राठी जी, आप सब क्या करो, आप सब मिलके 3 लाख रुपए का जुर्माना दो। अब ये 3 लाख किस प्रकार से विभाजित होंगे उन व्यक्तियों के बीच में जिनको नुकसान पहुंचा है वो भी भैया हमारे डीएम साहब ही डिसाइड करेंगे, ठीक। इसको कहानी की तरह समझोगे ना, पुलिस एक्ट आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है magistrate shall not make any declaration or assessment under this subsection unless he is opinion that such injury has arisen from riot, unlawful assembly within such area, and that person who suffered the injury has himself free from blame in respect of the occurrences which led to such injury। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि भैया मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब किसी तरीके की उद्घोषणा नहीं करेंगे, मतलब डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना ही कोई असेसमेंट करेंगे। अगर उनको ये लगता है उनके विचार से कि भैया ये जो नुकसान हुआ है ये दंगे फसाद से हुआ है, बल्लबाज जिसको कहते हैं, है ना, इससे हुआ है, और जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है भैया उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति की गलती है क्या उसको भी फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर है फिर तो फायदा नहीं मिलेगा सर, ठीक है, फिर तो फायदा नहीं मिलेगा।
1 मिनट का टाइम देना स्टूडेंट्स जस्ट, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। चलिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर टू एग्जाम। अब यहाँ पे भी वही सेम बात बोली गई जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर डीएम साहब ने भैया बोल दिया कि गुप्ता जी आप तो ऐसा करो, आप अकेले 2 लाख रुपए दो। अब भैया गुप्ता जी की जान पहचान राज्य सरकार तक पहुंची हुई थी, तो यहाँ पे अगर राज्य सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि गुप्ता जी से आप कोई भी प्रतिकर मत लो, और राज्य सरकार का ऐसा आदेश भी क्या है, वैध माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, एवरी डिक्लेरेशन असेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द रिवीजन बाय द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे आपको शक्ति दे दी गई है कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, गुप्ता जी को बोलते 2 लाख, गुप्ता जी बोल चले गए कहाँ पे, राज्य सरकार के पास कि राज्य सरकार जी भैया ऐसे ऐसे हम आपकी इतनी मदद करते हैं, आपके इलेक्शन में इतना पैसा देते हैं, तो यहाँ पे 2 लाख हमारे छुड़वाओ। तो राज्य सरकार अगर नहीं करती ऐसा कुछ काम, तो क्या गुप्ता जी के पास दूसरा विकल्प है, तो यहाँ पे बोला गया हाँ जी दूसरा विकल्प भी है। किस चीज का दूसरा विकल्प है आपके पास, रिवीजन का, कि आप ऐसे आदेश के खिलाफ रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डिवीजन है उसके कमिश्नर के पास रिवीजन फाइल कर दो, या फिर आप राज्य सरकार के पास रिवीजन फाइल कर दो। अगर भैया ये वाला डिसीजन नहीं होता तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हो, और रिवीजन में जो भी आदेश आएगा उसको हम अंतिम आदेश मान के चलेंगे। तो याद रखना इस सेक्शन में आपसे कॉम्पनसेशन यानी प्रतिकर तो लिया जा सकता है, पर उस प्रतिकर से जो भी व्यक्ति प्रभावित है यानी जिसको प्रतिकर देना है उसके पास एक विकल्प है। विकल्प क्या है, रिवीजन का। कहां पर होगा रिवीजन, कमिश्नर या राज्य सरकार के पास। ठीक है, ये जो है ना ये वाला जो पॉइंट है तीसरा, ये विकल्प नहीं है, ये तो राज्य सरकार अगर चाहे तो स्वेच्छा से खुद कह सकती है कि भैया शर्मा जी या गुप्ता जी से पैसे मत लेना, पर ये वाला विकल्प तो आपके पास है। ठीक, अगला एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे आदेश के खिलाफ हम कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो कॉम्पनसेशन दिया गया ना, तो सर मेरे से कॉम्पनसेशन गलत लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में आप कोई भी सिविल वाद दायर नहीं कर सकते हो। ये हमारा सेक्शन 15 एक कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं भाई कहां पर, सेक्शन नंबर 16, रिकवरी ऑफ मनीज पेबल अंडर सेक्शन 13 14 15 15 है। भैया 13 14 15 15 में जितने भी पैसों से संबंधित जो भी आपको आदेश दिए गए हैं वो पैसे कौन रिकवर करेगा, तो यहाँ पे बोला गया है भैया डीएम साहब रिकवर करेंगे। इस प्रकार से मानो कि सेक्शन 421 और 422 सीआरपीसी में बात लिखी है। अब सीआरपीसी के 421 और 422 जो सेक्शन है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको सीआरपीसी लिखा हुआ आ जाए तो अच्छी बात है, फिर तो देखो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जहां तक है संभावना थोड़ी कम है, अगर हाँ एग्जामिनर भैया थोड़ा आलसी निकला और ये बात ध्यान नहीं दी गई तो आपको ये सेक्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वरना आपको बीएनएसएस के सेक्शंस याद होने चाहिए। यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए। बात क्लियर, आगे बढ़ जाएं, जरा एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। भाई पहले बताओ, डाउट किसी को पूछो, अभी आगे
क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस रिवीजन क्लास का कोई मतलब नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पूछो। बताइए, जल्दी से कमेंट करो। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? एक आधे स्टूडेंट का भी कमेंट नहीं आया। भूमिका, सोनी, रिया, सरिता, पूजा पूजा, ये समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो कमेंट करा करो भाई। चलो, अब है भाई हमारा सेक्शन नंबर 17, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, क्या बोला गया है? When it shall appear that any unlawful assembly or riot or disturbance of public peace has taken place or may be reasonably apprehended, and police officer ordinarily employed for preserving the peace is not sufficient for its preservation and for the protection of the inhabitants and security of the property in the place where such unlawful assembly has occurred or is apprehended, it shall be lawful for any police officer not below the rank of inspector to apply to the nearest magistrate to appoint so many of the residents of the neighborhood। ठीक है, अब देखो ये उस परिस्थिति के बारे में बात करता है जहां पर पुलिस वाले का कर्तव्य है कि किसी अपराध को वो होने से रोके, और वो करना भी चाह रहा है, पर उसे ये पता है कि हम जितने पुलिस वाले हैं ना, सपोज करो 5-6 पुलिस वाले ही हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है कि ऐसे अपराध को होने से रोक दें। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब पुलिस बल की जो संख्या है वो कम है, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो नंबर्स हैं वो कम है, तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी पुलिस वाला जिसकी रैंक कम से कम क्या होनी चाहिए, इंस्पेक्टर, इसको याद रखना। ठीक है, यानी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊंची रैंक का कोई भी अफसर वो क्या करेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा, उनके पास एप्लीकेशन लगाएगा और कहेगा कि सर हम क्या चाहते हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं जो वहां पे रहते हैं उनको हम क्या करें, ऐसा पुलिस ऑफिसर की तरह नियुक्ति दे दें, उनको अपॉइंट करें जिसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। क्योंकि देखो भैया, लड़ाई झगड़ा हो ही सकता है, पुलिस वालों की संख्या पहले से ही कम है, तो पुलिस वाले जब संख्या में पहले से कम है, लड़ाई झगड़ा नहीं रोक सकते, तो आस पड़ोस के जो लोग वहां रह रहे हैं, जो चाहते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया सोनी आप बताओ, आप क्या पुलिस में एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर काम करना चाहते हो, तो सोनी भैया रोने लगा, कहेगा मैं तो बचपन का सपना था पुलिस में भर्ती होना, हो नहीं पाया, आज मुझे मौका मिला है तो बिल्कुल होऊंगा। ठीक है, तो हर एक लोगों से पूछा जाएगा, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि भैया आप आपको काम करना होगा, नहीं, वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से उनको काम करने की शक्ति दी जाएगी, और जो वो काम करेंगे पुलिस की तरह उनको बोला जाएगा स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये तो बात हो गई नियुक्ति की। सेक्शन नंबर 17, कौन करता है, कोई भी पुलिस वाला जिसकी रैंक इंस्पेक्टर की हो या उससे ज्यादा रैंक का हो, कहां जाएगा वो, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 18 कि भैया ये जो आपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो नियुक्त करे हैं 17 में, 18 कह रहा है उनकी शक्तियां क्या हैं ये तो बता दो। ठीक है, तो यहां पे देखो साफ साफ पहले तो ये बोल देगा कि जो अन्य पुलिस ऑफिसर को जो शक्तियां मिलती हैं वो सेम शक्ति है, उनको जो सुख सुविधाएं प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो भी बिल्कुल सेम है, उनको जो संरक्षण दिया जाता है वो भी सेम है, और जो उनका भैया दायित्व है वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, और भैया आप अन्य जो पुलिस ऑफिसर को जो पेनल्टीज लगती हैं, ये मान के चल लेते हैं जैसे जो जो पेनल्टीज आमतौर पे हर पुलिस वाले को लगती है वो भी आपको ही लगेगी, यानी कि अन्य पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके पास जितनी शक्तियां हैं जो कुछ है वो सेम स्पेशल पुलिस ऑफिसर को भी दी जाएगी। सेक्शन नंबर 18 इस बारे में बात करता है। ठीक है, अब यहां पे बोला गया सेक्शन नंबर 19
कि भैया आपको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया और बाद में चल के आप मना कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा काम, तो अब क्या होगा, सेक्शन नंबर 19 कह रहा है, क्या बोला गया, इफ एनी पर्सन बीइंग अपॉइंटेड, यानी अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया है और बिना किसी पर्याप्त कारण के, बिना किसी पर्याप्त कारण के आप क्या कर रहे हो, अपना कर्तव्य करने से नजरअंदाज कर रहे हो या मना कर रहे हो, या आपको जो आदेश या दिशा निर्देश मिले हैं जो कि वैध हैं, कानूनी तौर से वैध हैं, उनको आप नहीं मान रहे हो, अपने सीनियर की बातें नहीं मान रहे हो, तो भैया ऐसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दायित्व क्या हो जाएगा, भैया आप पे जुर्माना लग जाएगा, कितना, 50 रुपया। ठीक, अब ये टोटल नहीं है, ये टोटल 50 नहीं है, यहाँ पे बोला गया हर एक उस मना करने के दिन के 50 रुपए। सपोज करो आपने मंडे को मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, ट्यूसडे को काम कर दिया, वेनेसडे को काम किया, थर्सडे को आपने मना कर दिया, फ्राइडे को मना कर दिया और सैटरडे को काम कर लिया। तो यहां बोला गया हफ्ते में आप मंडे को मना कर रहे हो, थर्सडे को, फ्राइडे को मना कर रहे हो, तो ऐसे में 3 दिन, यानी कि अब आप पे 15 रुपए लग जाएंगे। यानी हर एक उस परिस्थिति में जहां पे आप मना करते हो, नजरअंदाज करते हो, दिशा निर्देश नहीं मानते हो, हर एक दिन के आपके 50 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 50 रुपीज फॉर एवरी सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ डिसोबीडियंस। ठीक है, बच्चे बताओ गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यहाँ पे कर देते हैं क्या, यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छा 50 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, ये लाइन नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पे यही बोला गया है, हर एक मना करने की परिस्थिति में 50 रुपए कटेंगे। ठीक, ये हो गया सेक्शन 19। सेक्शन नंबर 20 कहता है अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर। इसको पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक, आते हैं भाई हमारा सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 बात करता है विलेज पुलिस ऑफिसर्स। ठीक, यहां पे बोला गया क्या कि जितने भी हेरिडिटरी या अदर विलेज पुलिस ऑफिसर्स थे, उनकी जो शक्तियां हैं उसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अफसरों का नाम इस कानून के अंतर्गत एनरोल्ड ना कर दिए गए हों। तो देखो अंग्रेजों के समय का कानून है, तो होता क्या था आमतौर पर ना, क्या होता था, ये भी बोल देते थे कि भैया इस विलेज का ना आप क्या हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, बट आप गुप्तचर की तरह काम करोगे। ठीक है, तो अब है क्या कि जो भी भैया उस गांव का जो व्यक्ति है जो गुप्तचर की तरह काम कर रहा है, जिसको अंग्रेजों ने साफ साफ कह दिया कि है आप रहोगे क्या, पुलिस वाले ही रहोगे, पर आपका नाम पुलिस में ना एनरोल्ड नहीं है। ठीक है, जो एक रजिस्टर मेंटेन होता होगा उसमें आपका नाम नहीं है, तो यहाँ पे बोलेगा जब तक ये नाम आपका इस रजिस्टर में नहीं है तब तक आपको जो भी पावर प्रिविलेजेस जो भी दिए जा रहे हैं वो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होंगे। पर अगर एक दिन आपका नाम यहाँ पर आ गया तो भैया फिर तो आपको जो प्रिविलेजेस पावर्स दिए जा रहे हैं वो हट जाएंगे। ये आपका सेक्शन 21 कहता है। बताइए, देखो अब बताओ, तुम खुद बताओ, ये सवाल क्या पूछा जाएगा, पुलिस चौकीदार इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, ये सवाल बनेगा एग्जाम में, नहीं बनेगा तो ये तो अपने आप क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, तो बहुत चीजें पुलिस एक्ट रेगुलेशंस में ऐसी हैं जो आपको पढ़नी नहीं है, बट बेफालतू दे रखी हैं। अब नए कानून में तो भैया बदलाव करा है आपने, क्रिमिनल लॉ में आप अमेंडमेंट वो लेकर आ गए हो कि भैया पूरा कानून हटा के पुराना और नया लेकर आ गए हो। इस पुलिस एक्ट रेगुलेशन में क्यों नहीं हो रहा बदलाव, ये समझ में नहीं आ रहा। राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पे भी संशोधन करके फालतू की चीजें हटाओ ना। चलो, सेक्शन 22 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अगर आपने डायलॉग सुना होगा पुलिस वालों की तो भैया 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो वो कहां से आ गया डायलॉग, यहां से, कि पुलिस वाला हमेशा तैनात रहेगा अपने ड्यूटी पर, एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और भैया जिले के किसी भी विभाग में उसको जॉब के लिए, मतलब उसके काम के लिए, उसकी नौकरी के लिए उसे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं क्या ही बताऊं, सेक्शन 22 में सिर्फ इतना ही है।
ठीक, आ जाते हैं भाई कहां पर, सेक्शन नंबर 23। आज तो बहुत आराम से अपने सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के कुछ कर्तव्यों के बारे में बात बोली गई है। जैसे कि क्या बोला गया है कि भैया अगर कोई भी आदेश या कोई भी वारंट संबंधित आदेश आते हैं तो उनको ओबे करो, उनकी बात मानो और उसको निष्पादित करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक, टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस। जो भी सूचना मिलती है इंटेलिजेंस से संबंधित, पब्लिक पीस बरकरार रखने से संबंधित, उसको कलेक्ट करो और उसको क्या करो, कम्युनिकेट करो। सपोज करो इंटेलिजेंस विभाग एक अलग से विभाग बना जो कि इस तरीके के अपराधों को रोकता है, तो अगर किसी पुलिस वाले को पता चलता है तो वो इंटेलिजेंस विभाग को सूचना देनी होगी। वो ये नहीं कहेगा मेरा विभाग थोड़ी ना, मेरा काम थोड़ी ना, ये तो इंटेलिजेंस को खुद ढूंढनी चाहिए खबरें। तो अगर आपको पता चल रही है तो ये भी आपका कर्तव्य है कि ऐसी सूचना आप बताएंगे। तीसरा क्या बोला गया है, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये तो बात बहुत सिंपल है भाई, अगर किसी अपराध के बारे में पता चला तो उसको पहले ही रोक लो। ठीक है, फिर आगे क्या है, टू एप्रीहेंड ऑल पर्संस टू whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehensions। ठीक है, यह बोला गया कि जिन जिन व्यक्तियों के बारे में आपको समन या ऑर्डर दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो, जिसपे शक जा रहा है कि आगे चल के क्या कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य कर्तव्य हैं पुलिस वालों के। ठीक, सेक्शन नंबर 24, पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन। क्या बोला गया, इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू ले एनी इंफॉर्मेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड टू अप्लाई फॉर समन्स, वारंट, सर्च वारंट, लीगल प्रोसेसेस। यहाँ पे बोला गया पुलिस वाला के पास ही शक्ति दी गई है और ये शक्ति बिल्कुल ठीक है, क्या कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आप कोई भी सूचना बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि वो जो अपराधी है वो उस घर में छुप के बैठा हुआ है, तो मुझे क्या दे दो आप, सर मुझे सर्च वारंट जारी कर दो, या मुझे इसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दो, या सर क्या करो आप उस व्यक्ति को समन भेजकर बुलवा लीजिए। ठीक है, या कोई भी अन्य जो लीगल प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने, इनिशिएट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। पर अप्लाई करना होगा कैसे, जब सारी सूचना मजिस्ट्रेट को बताओगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 25, पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड बी सब्जेक्टेड टू मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर एज टू डिस्पोजल। ऐसी संपत्ति जिसपे कोई अपना हक नहीं जता रहा, ठीक, तो ऐसी संपत्ति के बारे में पुलिस ऑफिसर क्या लिखा है, पुलिस ऑफिसर चार्ज ले लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा और मजिस्ट्रेट का जो भी आदेश होगा उस संपत्ति से संबंधित उस आदेश को वो मानेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, इट शैल बी ड्यूटी, कि भैया ये कर्तव्य हर एक पुलिस वाले का कि जो प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं जता रहा, ऐसी पड़ी हुई है, उस पर चार्ज ले लेगा और जो मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होंगे यानी डीएम साहब होंगे, उनके आदेश पे वो अपना कार्यवाही करेगा। ठीक है, चलो ये सिंपल सिंपल बातें, ज्यादा अंदर डिटेलिंग में आएंगी भी नहीं। सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है, 26, मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर लगता है कि भाई कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे कोई हक नहीं जता रहा या फिर कोई ऐसी संपत्ति है जो अपराध से संबंधित है, तो ऐसी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, अपने कब्जे में लेकर उस पर प्रोक्लेमेशन जारी हो जाएगी। ठीक, क्या लिखा है पढ़ते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में डिटेन द प्रॉपर्टी एंड इशू ए प्रोक्लेमेशन, यानी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर आप उद्घोषणा जारी कर दोगे जिसमें आप उस संपत्ति के बारे में बताओगे कि भैया वो संपत्ति किस प्रकार की है, और कोई भी व्यक्ति अगर उस संपत्ति पे अपना हक जता रहा है तो भैया आप हमारे सामने आ जाओ, आप क्या हो, आप हमारे सामने आ जाओ और ये बात साबित करके दिखा दो कि इस संपत्ति पे आपका अधिकार है। अब बात आती है कि सर उस व्यक्ति को आना कितने समय के अंदर अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के अंदर अंदर आप उपस्थित हो जाइए जब से हमने उद्घोषणा करी है। ठीक है, ये वही है हमारा कि भैया भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन 457 है उसके जो प्रावधान है बिल्कुल सेम प्रावधान सेक्शन नंबर 26 पे लागू होंगे। ठीक है,
अब यहाँ बोला गया है कि सेक्शन नंबर 26 में हमने उद्घोषणा जारी करी, हमने 6 महीने का समय भी दिया कि भैया अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हाँ ये संपत्ति उसकी है तो आ जाओ और साबित करके दिखाओ और अपनी संपत्ति ले जाओ। पर अगर कोई नहीं आता तो क्या होगा सर? तो सेक्शन नंबर 27 उस बारे में बात करता है। क्या बोलता है? इफ नो पर्सन विद इन ए पीरियड अलाउड क्लेम, यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता और ये प्रॉपर्टी के बारे में कोई क्लेम नहीं करता, ठीक है, तो यहां बोला गया अगर ऐसी संपत्ति को क्या होगा, उसको बेच दिया जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बिक गई है, बेसिकली होता क्या है, 6 महीने में अगर आ गए वेल एंड गुड, 6 महीने में नहीं आए, एसपी साहब के आदेश के बाद वो संपत्ति आपकी सोल्ड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे ये बोला गया अगर नहीं आए तो आपकी संपत्ति क्या होगी, बिक जाएगी। ठीक, सेकंड बोला गया सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर द प्रीसीडिंग सबसेक्शंस एंड प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर सेक्शन 26 टू व्हिच नो क्लेम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ बोला गया है अगर संपत्ति बिक गई तो जो संपत्ति बिकने के बाद पैसे मिले हैं वो राज्य सरकार के पास चले जाएंगे, और अगर आपकी संपत्ति नहीं बिकी, ठीक है, तो भाई क्या होगा, प्रॉपर्टी जो नहीं बिकी वो प्रॉपर्टी भी राज्य सरकार के पास चली जाएगी डिस्पोज ऑफ होने के लिए। सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है, पर्सन्स रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑन सीरीज टू पुलिस ऑफिसर। अब जल्दी से मुझे आप लोग बताइए ये बात हमने कहां पढ़ी है कि जैसे ही कोई भी पुलिस अफसर जो है अगर उसका नाम सीज हो जाता है, यानी अब हम उसे पुलिस वाला नहीं मानेंगे, तो ये कौन से सेक्शन में बात लिखी है कि उसको जो सर्टिफिकेट मिला था वो सर्टिफिकेट उसको सरेंडर करना होगा, वापस देना होगा। ये बात हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी, बताओ, तभी क्लास आगे चलेगी। अब ये बात हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी कि उसको जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो उसे सरेंडर करना होगा। बताइए ये बात हम कहां पढ़ चुके हैं, सरेंडर वाली बात? कहां पढ़ी हमने सरेंडर वाली बात? क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सरिता, भूमिका, वेरी नाइस। सर ये पढ़ी थी हमने सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 कैसे भूल गए भाई बाकी सब स्टूडेंट, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि भैया सर्टिफिकेट के बारे में बात करी थी और उसके नीचे फिर क्या लिखा था, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो भैया सर्टिफिकेट क्या कर देगा पुलिस वाला, जब अब पुलिस वाला नहीं रहा तो अपना सर्टिफिकेट दे देगा। सेक्शन 28 अब उसी बारे में बात कर रहा है कि अगर उस पुलिस वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, सरेंडर जो करना है कर लो, तुम्हारे बस की जो है वो कर लो, मैं तो नहीं दे रहा, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहां बोला गया है एवरी पर्सन having ceased to be an enrolled police officer under this act who shall not forthwith deliver up his certificate and clothing accoutrements appointments and the necessaries which shall have been supplied to him for the execution of duty shall be liable on conviction before magistrate to a penalty not exceeding 200 rupees or imprisonment with or without hard labor for a period not exceeding 6 months or both। तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया आप पुलिस वाले नहीं रहे, इसका मतलब क्या है, आपने अपराध किया है, ठीक है, आपने अपराध किया है यानी अब आप पुलिस वाले नहीं रहे, क्योंकि आपको क्या कर दिया गया होगा, डिसमिस कर दिया होगा उस विभाग से, डिसमिस कर दिया, पुलिस वाले नहीं रहे, तो आपकी ड्यूटी थी कि आपको क्या करना है, आपको सरेंडर देना, ओ अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना है। बट भैया अगर नहीं किया, आप अपना सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं कर रहे हो, तो जो आपको सजा मिली ना उस सजा में क्या होगा, आप पे पेनल्टी लग जाएगी 200 रुपए की, और आपको कठोर या साधारण कारावास मिल जाएगा कितने महीने का, 6 महीने का, या फिर दोनों। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेक्शन नंबर 8 से लिंक कर देना, ऐसे याद करते हो सेक्शन 8
सेक्शन 28। तो दोनों में 8-8 आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे आप लिंक भी कर सकते हो। सेक्शन 9 के बात करता है पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कि भैया अगर अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से आप हाथ पैर पीछे खींच रहे हो, मना कर रहे हो, तो क्या पेनल्टीज लग सकती है। ठीक, एवरी पुलिस ऑफिसर हु शैल बी गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटी, जो आपको ड्यूटी दी गई वो ड्यूटी आप नहीं मान रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो। ठीक, विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट, जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो, या भैया आपने जो आदेश आया है उसको ब्रीच कर दिया, उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, रूल रेगुलेशंस को। तो यहाँ पे बोला गया है जो कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी से हाथ पैर पीछे खींच रहा है, ठीक है, देखो विड्रॉ का मतलब मैं यहाँ पे आमतौर पे ये बोल देता हूँ हाथ पैर पीछे खींचना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसे व्यक्ति को 2 महीने का नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 महीने का उसको नोटिस दिया जाएगा। एंड जस्ट अ मिनट, एंड हु बीइंग एब्सेंट और लीव शैल फेल विदाउट रीजनेबल कॉज टू रिपोर्ट हिमसेल्फ फॉर ड्यूटी। यहाँ पे बोला गया कि भैया अगर कोई उपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, अगर वो अपनी अनुपस्थिति के बारे में आपको नहीं बताता है, ठीक, और हु शैल एंगेज विदाउट अथॉरिटी इन एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी परिस्थिति यहाँ पे दी गई है कि आप किसी और काम में व्यस्त हैं, आप आपकी ड्यूटी है पुलिस में काम करने की, पर आप क्या कर रहे हो, कहीं और व्यस्त हो, किसी और काम कर रहे हो, या अगर आपको बोला गया कि आप तो डरपोक निकले, गिल्टी ऑफ कावर्डिस, यानी कि आपकी ड्यूटी थी पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर की आपको अपराध होने से रोकना, पर आप जब आपने देखा 8-10 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप डर गए और वहां से भाग गए, तो आपको क्या बोला जाएगा कि भैया आप तो क्या कावर्ड हो, आप तो, आप में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, डरपोक टाइप ऑफ, है ना, कि आप तो डरपोक हो। अगर ये परिस्थिति आप में है तो यहाँ पे बोला गया है ऐसे में पेनल्टी आपको लग जाएगी, 3 आपका जो महीने है 3 मंथ सैलरी जो है वो एज अ प्रतिकर आप दोगे, और कारावास जो कि हार्ड और सिंपल हो सकती है, यानी कठोर और साधारण दोनों हो सकती है, जो कि आपकी चलेगी 3 महीने तक, जो कि आपकी चलेगी 3 महीने तक। तो यहाँ पे 3 महीने की जो सैलरी है, 3 मंथ्स सैलरी कॉम्पनसेशन की तरह, या फिर 3 महीने का कारावास, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो कारावास है ये कठोर भी हो सकता है, यानी कि रिग्रेस भी हो सकता है, और साधारण भी हो सकता है, यानी कि सिंपल भी हो सकता है। बताओ, सेक्शन 29 समझ में आया? ये हुआ आपका 29 कंप्लीट। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 कहता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस लाइसेंसिंग ऑफ द सेम। ठीक है, यानी कि पब्लिक असेंबलीज जो आ रही हैं, आपने देखा होगा जमाव सड़कों से निकलता है, उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस may on occasion requires direct the conduct of all assemblies and processions on the public roads, public streets, thoroughfares, and prescribe the routes by which and the time at which such processions may pass। अब यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर के साथ इंपॉर्टेंट है ये अधिकारी जो रेगुलेट करते हैं, कौन कौन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जॉइंट हो गए, एडिशनल हो गए, और अपने एसपी साहब हो गए। ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से, जैसे आपने देखा गणेश चतुर्थी हो गई या जो भी त्योहार होते हैं, वहां पे क्या होता है, वो सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पे रैली निकलती है ना, जमाव निकलता है लोगों का। तो यहाँ पे बोला गया ये जो भी रैली जमाव निकलेगी पब्लिक रोड पर, सड़कों पर, गलियों में, ठीक है, इनका रूट क्या होगा ये भी डिसाइड किया जा सकता है, कितने बजे ये निकलेंगे ये भी डिसाइड किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा जो भी आप सड़कों पे रैली लेके निकलते हो ना, आप अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते हो, पहले आपको परमिशन लेनी है। ठीक है, पहले आपको परमिशन लेनी है, परमिशन मिल गई तभी निकलोगे। अब उस परमिशन में अगर इनको लगता है ना कि भैया ये जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है ये तो
एग्जाम्पल के तौर पे ईद के आसपास पड़ रहा है, तो हो सकता है दो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे ये आदेश भी दिया जा सकता है कि आपको तो इस सड़क से निकलना था, अब आप ऐसे नहीं निकलोगे, आपको उल्टा निकलना है। और आपका जो समय था दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे नहीं निकलोगे, आप निकलोगे 2 बजे, है ना, दोपहर 2 बजे निकलोगे। तो समय क्या होगा, उसका रूट क्या होगा, ये भी डिसाइड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। He may also being satisfied that it is intended by any person or class of person to convene or collect any assembly in such road, street, thoroughfare or other form of procession which would in the judgment of the magistrate of the district or subdivision of the district, if uncontrolled, be likely to cause the breach of peace, shall apply for a license। यहाँ पे बोला गया कि भैया इस जमाव से अगर हो संभावना है कि जो शांति भंग हो सकती है, तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसे प्रोसेशन को लेने के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। ठीक है, आपको भैया इन सड़कों से, इन गलियों से निकलना है, तो आप क्या करें, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए कब कहा जाता है, जब लगता है कि शांति भंग होने की संभावना यहां पर है। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड ही में इशू लाइसेंस। यहाँ बोला गया अगर आपने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगा दी और आपको भैया लाइसेंस दे दिया गया, तो लाइसेंस में आप पे भैया शर्तें भी लग जाएंगी कि आपको किस तरीके से अपना आचरण रखना है, किन किन अन्य शर्तों का पालन आपको करना है, वो लाइसेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बोला गया कि क्या लाइसेंस के लिए सर पैसे अलग से लिए जाएंगे, तो यहां पे बोला गया नहीं, लाइसेंस के लिए पैसे अलग से नहीं लिए जाएंगे, कोई भी फी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक, ही में ऑल्सो रेगुलेट। अब देखिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सड़कों पे किस प्रकार के गाने बजेंगे, ये चीज भी रेगुलेट की जा सकती है। ठीक है, कि भैया आप मस्जिद के आसपास जोर जोर से गाने नहीं गाओगे, या मस्जिद के आसपास आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे रेगुलेट की जाएंगी। सेक्शन नंबर 30A, पावर्स विद रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वायलेटिंग कंडीशन ऑफ लाइसेंस। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, लाइसेंस के लिए कहा था लाइसेंस आपको शर्तों के साथ मिल सकती है, अगर इन शर्तों को आपने नहीं माना तो सेक्शन 30A इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एनी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, असिस्टेंट डीएसपी, आई इंस्पेक्टर और अपने पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टेशन यानी एसएचओ साहब क्या कर सकते हैं, मे स्टॉप एनी प्रोसेशन विच वॉयलेट्स। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, शर्त आप पे लगाई गई थी, शर्त आपने नहीं मानी, तो ये जो अधिकारी दिए गए हैं, अफसर दिए गए हैं, ये आपके प्रोसेशन को या आपकी रैली को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भैया आपने शर्तें तो मानी नहीं है ना, तो आप यहीं रुक जाओ। वो पूछेंगे क्यों भाई, हमें क्यों रोका, क्योंकि आपने जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और आपको जो शर्तें बताई गई थी वो आपने शर्तें नहीं मानी हैं, तो अब आप अपनी ये रैली लेकर यहीं रुक जाइए। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एनी प्रोसेशन असेंबली विच नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू ओबे। और भैया मना करने के बावजूद भी अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो या आप बातें नहीं मान रहे हो, तो आपकी जो ये रैली थी, जो आप शांतिपूर्वक लेके जा रहे थे, हम मानेंगे अब ये क्या हो चुकी है, अनलॉफुल असेंबली बन चुकी है, विधि विरुद्ध जमाव अब ये रैली बन चुकी है। ठीक है, सेक्शन नंबर 31, पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे, सड़कों पर, घाटों पर, ठीक है, अपना थोड़ा ऑर्डर बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो यहाँ पे केवल हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर, लोक मार्गों पर, आम रास्तों पर, घाटों पर, उतरने के स्थानों पर, लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखेंगे, यानी कि ये तो उनका नॉर्मल काम है पुलिस वालों का। तथा जमावों जुलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों, लोक मार्गों में, लोक उपासना के समय, उपासना स्थलों के आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की संभावना हो, बाधाओं का निवारण करेंगे। ठीक है, जनरल ड्यूटी दी गई है सेक्शन नंबर 30 में। सामान्य कर्तव्य
32 क्या कहता है? 32 कहता है पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट 3 सेक्शंस, यानी कि सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30A और सेक्शन नंबर 31 में जो बातें लिखी है ना, अगर उन बातों को आम जनता नहीं मानती है तो भैया अब क्या होगा, आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। कितना सर? बहुत ज्यादा, 200 रुपए का आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। और जैसे ही 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे कि भैया इतना सारा पैसा कैसे दें हम, ये तो 200 रुपए बहुत हैं। ठीक, सेक्शन नंबर 32A, पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बताइए, यहां तक समझे? यहां तक बात समझ में आई? ये जो एमसीक्यू है ये चलिए, सेक्शन 32A, पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग। मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट may whenever he considers it necessary so to do for preservation of the public or public safety or maintenance of the public order by public notice or by order directed to individuals in any place prohibit carrying any arms, holding or taking part in mass drill, mass training with arms, fear of alarm or feeling insecurity among the। देखिए, अगर आपने सीआरपीसी कभी पढ़ा हो, यानी अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं और आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा सीआरपीसी का 144A, 144A, तो वहां पे क्या बोला जाता था कि भैया अगर आप ऐसा कोई जमाव लेके निकलेंगे तो इस तरीके का आप हथियार लेकर अपने साथ नहीं चल सकते, है ना। और ये चीजें आप मना किया जाता था बेसिकली कि आप इस तरीके का, ऐसा नहीं कि आप जमाव लेके शांतिपूर्वक तो निकल रहे हैं बट हाथ में AK-47 लेके निकल रहे हो, है ना, कोई भी पैनिक हथियार लेकर निकल रहे हो कि किसी को मार सकते हो। तो इस तरीके का अगर पुलिस वाले को लगता है कि शांति भंग हो सकती है या पब्लिक की सेफ्टी के लिए जरूरी है, तो ऐसा दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि आप आर्म्स लेके अपने साथ नहीं चलेंगे, हथियार लेकर आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। आप कोई भी मास ड्रिल नहीं करोगे, मास ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो ऐसा आदेश कौन से सेक्शन में दिया जाएगा, तो सेक्शन नंबर 32A में दिया जा सकता है, इसको याद रखना। इसके बाद जो बात याद रखनी है वो ये है कि सर यहाँ पे हथियार यानी अस्त्र यानी आर्म्स को क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, जैसे लाठी हो गया, डंडा भी है, छड़ी भी है और बेलचा भी इसमें शामिल है, यानी लाठी, डंडा, स्टिक और बेलचा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका बना हुआ है। फिर ये जो आदेश है, ये आदेश कब तक रहेगा, 3 महीने की इसकी समय अवधि है। इस आदेश की जो समय अवधि है वो आपकी 3 महीने की है, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि अगर सर ये समय अवधि है 3 महीने की, इस समय अवधि को अगर बढ़ाया जा सकता है तो कितना बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक। 6 महीने तक कौन बढ़ा सकता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार चाहे तो 6 महीने तक इसको बढ़ा सकती है। अब बोला गया मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी डीएम साहब जो हैं, ऐसे आदेश जो उन्होंने पहले दिए हैं उसको भैया उसमें बदलाव भी कर सकते हैं और उस ऐसे आदेश को हटा भी सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी हटा सकते हैं, और राज्य सरकार को लगे उचित तो राज्य सरकार भी ऐसे आदेशों को हटा सकती है। क्लियर है? कौन सा आदेशों को? इसको। राज्य सरकार अपने वाले आदेश को हटाएगी, डीएम साहब अपने वाले आदेश को, ये याद रखना। ठीक है। क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट हो या अपने भैया राज्य सरकार हो, ठीक है, ये एक एप्लीकेंट को मौका देंगे, यानी कि जिन व्यक्ति ने आपके समक्ष एप्लीकेशन लगाई है उनको मौका दिया जाएगा। ठीक, कैसा मौका? किस चीज का? कि ये जो आदेश इस सेक्शन के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, ऐसे आदेशों को ना लगाया जाए, तो ये मौका दिया जाएगा। उसके बाद बस इतना आपको ध्यान रखना, सेक्शन 32B में याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे पेनल्टी की बात करी गई कि अगर आप सेक्शन 32A में जो बातें लिखी है उन बातों को नहीं मानते हो, नजरअंदाज करते हो, तो आपको कारावास की सजा मिल सकती है 6 महीने तक की, और जुर्माना मिल सकता है 2000 रुपया का, और या फिर दोनों। तो ये थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, वरना 200 रुपए की यहाँ पे बात करी गई है, पर ये करी गई है 2000 रुपए की। फिर आते हैं सीधा सेक्शन नंबर 34 की तरफ। ठीक है, 34 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड एक्सेट्रा पावर पुलिस ऑफिसर, यानी कि स्पेसिफिक सामान्य बात करी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर या किसी भी खुले स्थान पर, ओपन प्लेस पर या सड़क पर या थोरोफ्रेज पर क्या कर रहा है? कमिट कर रहा है ये सारे अपराध। कौन कौन से? पहला, ऑब्स्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंस, अनोयंस, रिस्क, डेंजर, डैमेज ऑफ द रेसिडेंट्स, विजिटर्स, पैसेंजर्स, यानी कि वहां पे जो आम जनता रहते हैं या जनता वहां से गुजर रही है, ठीक है, अगर उनको भैया दिक्कत हो रही है, किस प्रकार की? ऑब्स्ट्रक्शन, उनको रुकावट पैदा हो रही है, इनकन्वीनियंस, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या वो तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, उनको चिड़चिड़पन आ रहा है आपके काम की वजह से, उनको भैया खतरा हो रहा है, या उनकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? जो पुलिस वाला है, पुलिस वाला ऐसे व्यक्ति जो ये चीजें कर रहा है उसको कस्टडी में ले लेगा, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के। अब सेक्शन 34 में ना कुछ लिस्ट दी गई है कि अपराध सर कैसे किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पहला, स्लॉटिंग कैटल्स, फ्यूरियस राइडिंग एक्सेट्रा, कि भैया आप जो पशु हैं उनको क्या कर रहे हो? उनको काट रहे हो खुलेआम सड़कों पर। आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता था, अगर मैं स्पेशली बात करूं उत्तर प्रदेश में, सड़कों पे खुलेआम क्या होते थे? जो जानवर होते थे उनको काट दिया जाता था, जैसे सब मीट जो होता है, जहाँ पे आप मीट लेने जा रहे हो तो खुलेआम सड़क पे दुकान रहती है और खुलेआम उनको काटा जाता था और लिया जाता था। अब जब से योगी सरकार आई उन्होंने इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल किया कि ये चीज आप खुलेआम नहीं कर सकते हो, करनी है तो आपको पर्दा लगाना पड़ेगा तब आप करो। ठीक है, तो ये क्या है? स्लॉटिंग कैटल्स, अगर आप किसी कैटल को काट रहे हो या आप उस जानवर की जो राइड है वो बहुत ही लापरवाही पूर्वक ले रहे हो जिससे कि आम जनता को नुकसान हो सकता है, तो पहला अपराध तो ये बोला गया है। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी जानवर के साथ क्रुएलिटी कर रहे हो, उसे मार पीट रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो भैया आप ये नहीं करोगे। ठीक है, तीसरा क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेंजर्स, किसी भी तरीके से जो पैसेंजर्स हैं उनको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उनका रास्ता रोक रहे हो, ये हो गया। चौथा क्या है? एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल, कि आप इस तरीके से सामान को बेच रहे हो जिस प्रकार से क्या होगा? आम जनता को नुकसान हो सकता है, उनको अनाउंस हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ क्या है? थ्रोइंग डर्ट इनटू स्ट्रीट, जो भी भैया मलबा है, गंदगी है, वो आप सड़क पे ही फेंक रहे हो। अब आप खुद सोचो ना, एक रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया के बाहर कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे मीट बिकता है या कोई भी काम होता है, वो कूड़ा कचरा भैया सड़कों पे डाल रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये भी भैया यहाँ पे बोला गया है। छठा पॉइंट है आपका, देखो यहाँ पे अंदर एक बार पढ़ लेना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझा रहा हूँ। छठा है बीइंग फाउंड ड्रंक और रेट्रियस, यानी कि अगर आप भैया नशे की हालत में पा रहे हो, नालियों में गिरे पड़े हो, है ना, बदतमीजी कर रहे हो, तो ये आपका छठा पॉइंट हो गया। सातवां क्या है? सातवां है इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ पर्सन, यानी कि आप गलत तरीके से, अश्लील तरीके से अंग को क्या कर रहे हो? दर्शा रहे हो, सेवेंथ में। ठीक है, आठवें में क्या है? नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजरस प्लेसेस, जो भी खतरनाक जगह है उसको
आपको काम है कि उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, पर आप नहीं कर रहे हो। डेंजरस जगह को आप ऐसे ही खुलेआम छोड़ रहे हो। जैसे डेंजरस चीज क्या हो सकती है कि इस घर के आसपास ना कुएं हैं, 3-4 कुएं हैं। अब है तो खतरनाक ना छोटे-छोटे बच्चों के लिए। आपको क्या करना चाहिए? फेंसिंग करनी चाहिए, घेराबंदी कर देनी चाहिए या उसको ढक देना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। वो ऐसे खुला का खुला पड़ा है। ठीक? तो अगर ऐसी चीजें हैं, तो यहाँ पे डीएम साहब आदेश दे सकते हैं। और भैया रूरल एरिया के लिए, ठीक है, कौन आदेश दे सकता है? राज्य सरकार दे सकती है। उसके बाद ये जो आदेश है कितने समय के लिए होगा, चाहे डीएम साहब दें या राज्य सरकार दें, वो समय अवधि आपको बतानी होगी। वो समय अवधि आपको बतानी होगी। अब यहां पे बोला गया है क्या? समझौता। सेक्शन 32 और सेक्शन 34 में जो काम हो रहे हैं उसमें भैया समझौता हो सकता है। 34A इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अब समझौता करा कौन सकता है? तो भैया यहाँ पे बोला गया है डीएसपी यानी एसपी साहब। और एसपी साहब राज्य सरकार के आदेशों को मानते हुए क्या करा सकते हैं? इन अपराधों में समझौता करा सकते हैं, ठीक है, कंपाउंडेबल है। अब समझौता कब कब हो सकता है? तो समझौता आपका यहाँ पे लिखा गया है, कार्यवाही दायर करने से पहले भी हो सकता है और कार्यवाही दायर करने के बाद भी समझौता हो सकता है, ठीक है। अगर कार्यवाही दायर करने के बाद समझौता करोगे तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जिस व्यक्तियों पे आपने अपराध होने के चार्ज लगाए हैं उनको आप क्या कर रहे हो? दोष मुक्त कर रहे हो, एक्विटल कर रहे हो, ठीक। और अगर अपराध दायर करने कार्यवाही दायर करने से पहले समझौता कर रहे हो तो जो वो व्यक्ति आपकी कस्टडी में था ना उसको हम रिहा कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर भी है और अंदर की जो चीजें बताई इंपॉर्टेंट है। 35 बात करता है जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 जो है वो आपके जुरिस्डिक्शन की बात करता है। आगे चलते हैं। 36 में पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे 36 में एक ही बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपके परंतु में दी हुई है कि एक ही अपराध से संबंधित आपको भैया दो अलग अलग जगह मतलब अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। 37 क्या कहता है? जो भी पेनल्टी आप पे लगी है, जो भी जुर्माना मजिस्ट्रेट साहब ने आप पे लगाया है उसको रिकवर करने की बात करी गई है। तो पूरा अंग्रेजों के समय की बात है। आईपीसी भी सीआरपीसी उस समय ही लागू होती थी। तो आईपीसी की सेक्शन 64 से 70 और सीआरपीसी के सेक्शन 368 से 389 के जो प्रावधान है उसी तरीके से ये जुर्माने और ये पेनल्टी ली जाएगी जो हमारे अब बीएनएसएस और बीएनएस में चीजें लिखी हुई हैं। सेक्शन नंबर 34 में जो बात करी गई, जिस यहाँ पे बोला गया अगर उस सेक्शन नंबर 34 में उसको हमने अपराधी पाया और उसको हमने कारावास की सजा दे दी, सॉरी जुर्माने की सजा दी है और वो जुर्माना देने में हो जाता है विफल, जुर्माना नहीं भरता, तो जुर्माने की जगह उसे कारावास की सजा दी जाएगी। पर किसी भी हाल में वो कारावास आपके 8 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अगर जुर्माना आपको दिया गया कि भैया ये 25 रुपए या 200 रुपए भर देना, आपने वो नहीं भरे, उस जुर्माने के बदले हमारे प्रावधान है ना कि जुर्माने के बदले आपको कारावास की सजा मिल सकती है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, जुर्माना नहीं भरा, कारावास की सजा काट लो। पर वो कारावास कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, ठीक है। चलो, लिमिटेशन यहाँ पे समय अवधि दी गई है कि कोई भी कार्य, कोई भी कदम अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ उठाते हो इस कानून के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इट शैल बी कमेंस विद इन 3 months आफ्टर द एक्ट कंप्लेंट। जिस कार्य के लिए कंप्लेन करी गई है उस कार्य के 3 महीने के अंदर अंदर क्या होगा? उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एंड नोटिस इन राइटिंग ऑफ सच एक्शन, ये जो कार्यवाही शुरू होगी उसके लिए आप लिखित में उस व्यक्ति को नोटिस भी देंगे, ठीक है।
उसको एक बार पढ़ लेना। 1 महीने की बात भी करी गई है कि कार्रवाई होने से 1 महीने पहले आप किसको देंगे, एसपी, एडिशनल एसपी, असिस्टेंट एसपी को। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। मैं इतने पानी पी रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी से कमेंट करो, यहाँ तक सारी बात क्लियर है? यहाँ तक सारी बात क्लियर है? अभी तक कोई डाउट हो किसी का? सेक्शन नंबर 43, प्लीज दैट एक्ट वाज डन अंडर वारंट। यहाँ पे बोला गया व्हेन एनी एक्शन और प्रोसिक्यूशन शैल बी ब्रॉट or any proceeding shall held against any police officer for any act done by him in such capacity, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the authority of the warrant issued by the magistrate। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी पुलिस वाले पे भैया कार्रवाई शुरू होती है ना, तो उस पुलिस वाले के पास पूरा पूरा ये अधिकार है कि वो ये बात बोल सकता है कि सर मुझे जो पावर दी गई थी, मुझे जो शक्ति दी गई थी इस कानून के अंतर्गत, मैंने तो सर वो कार्य उसी शक्ति के अंतर्गत किया है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 43 बात करता है। उसके बाद यहाँ पे डायरी की बात करेंगे। पुलिस वाले क्या करेंगे, एक डायरी मेंटेन करेंगे जिसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम लिखेंगे, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज कराई है उसका नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा अपराध हुआ है उसका नाम लिखेंगे, कौन सा हथियार या कौन सी प्रॉपर्टी संबंधित अपराध हुआ है वो सारी चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, और गवाहों के क्या नाम है जिनसे जांच पड़ताल करी गई है, सवाल जवाब करे गए हैं, वो सब के सब क्या होगा, आपकी एक जनरल डायरी में मेंटेन होगी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीडी। जीडी कहाँ रखी जाती है, पुलिस स्टेशन में, थाने पर रखी जाती है। ठीक है, तो जीडी में आपके प्रतिदिन हर एक दिन की लेखा जोखा लिखा जाता है कि भैया पुलिस थाने में हो क्या रहा है। इस जीडी को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई सपोज करो एफआईआर होती है, तो एफआईआर का एक अलग से रजिस्टर है, वहां पे भी भैया लिखा जाता है, और सारी सूचना जीडी में भी लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि सर जीडी में तो हर एक चीज लिखी जाएगी। एफआईआर रजिस्टर में तो खाली एफआईआर से संबंधित होगा कि भैया कौन सा अपराध की सूचना मिली है, किसने किया है, कब किया है, किसने क्या बोलते हैं, किसने सूचना दी है, वो सारी बात एफआईआर के रजिस्टर में लिखी जाएगी। पर उसके अलावा जीडी में तो सर हर चीज लिखी जाती है ना, तो इस वजह से एफआईआर की सूचना भी जीडी में लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये जो जीडी है, इस जीडी को भैया इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है, जांच पड़ताल भी इस जीडी की हो सकती है। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। उनके पास ये पूरी छूट है कि वो जब चाहें ऐसे जीडी को मंगवा के उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद 45 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना कि राज्य सरकार को प्रिस्क्राइब किया गया किस फॉर्म में वो रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, इस कानून का स्कोप क्या है, ये हमारा 46 में बात लिखी हुई है। और ठीक, उसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 47। क्या लिखा है? इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज ऑफिसर्स। ठीक है, तो विलेज ऑफिसर्स जो हैं वो किसके कंट्रोल में हैं? जनरल कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो विलेज की पुलिस है ना, वो अपना काम तो करती है, पर किसके कंट्रोल में करेगी? डीएम साहब के कंट्रोल। ये बात हमारे सेक्शन नंबर 47 में लिखी हुई है। ये कंप्लीट हो गया हमारे पुलिस एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं। ठीक है,
कितने सेक्शंस हैं? टोटल सेक्शन है हमारे 47 और सारे ही इजी हैं। और ये मान के चलिए आपके इस कानून में जो 15 सवाल आएंगे, 15 सवालों में से लगभग 8-9 प्रश्न या मान लो 10 सवाल भी आपके सेक्शन 47 से बन जाएंगे। तो ये तो इसका तो हिसाब ऐसा है, क्या है, कैसा है कि भैया पानी में घोल जाओ इन सेक्शंस को और पी जाना। ठीक है, हर एक सेक्शन उसका सेक्शन नंबर क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो समय अवधि दे रखी है ना इस कानून में, कितने समय के लिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अफसरों की बात करी गई है, इनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बताइए। ये सारी बातें क्लियर हैं? अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आपका रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद एक दिन में रेगुलेशंस हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और लगेंगे, पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।